हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑन एलिगेशन एंड मिक्सर इन वन वीडियो। यानी पूरे मिश्रण के कॉन्सेप्ट को केवल एक ही वीडियो में हम पूरा समझेंगे और उसके हकीकत ज्ञान से हम पूरे सरल भाषा में पूरी मिश्रण के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो में आ ही गए हैं तो एक बार इसे पूरा शुरू से अंत तक अवश्य देखें, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। इस वीडियो में क्या खास रहने वाला है, तो इस वीडियो में खास रहने वाला है कि एलिगेशन के जो रूल्स होते हैं उसके कॉन्सेप्ट को इस तरीक़ा से समझेंगे हम कि फिर कभी भूल ही नहीं पाएंगे। यानी बिना ट्रिक का। दोस्तों, पहली बात कि हम पूरे मैथ को बिना ट्रिक का पढ़ाऊँगा, हकीकत ज्ञान से। दोस्तों, हकीकत ज्ञान ही एक ट्रिक है, इसलिए आप पुनः आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपके लिए मैं जो वीडियो लाता हूँ वो सारे कॉन्सेप्ट आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। मिश्रण यानी मिक्सर देखते हैं। मिश्रण यानी मिक्सर होता क्या है। दोस्तों, एक पात्र है, इस पात्र में क्या कहेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा कि ए एक तरल पदार्थ है और इसमें बी एक दूसरा तरल पदार्थ है, इसको मिला दिया गया है। यानी इस पात्र में तरल पदार्थ है, वो तरल पदार्थ कौन है, ए और बी है। तो इनको मिश्रण कब कहेंगे, जब दो या दो से अधिक प्रकार के मात्राओं को, माने ए और बी की एक अपनी अपनी मात्रा होगी, इनको एकत्र करने पर हमें मिश्रण प्राप्त होता है। इनको एकत्र करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, मिश्रण। यानी मिश्रण की कभी क्वेश्चन आएंगे तो याद रखिएगा कि कोई भी एक ऐसी वस्तु का निर्माण हुआ होगा जिसमें एक या एक से माफ़ करिएगा दो या दो से अधिक वस्तु उससे मिलकर बनी होगी। अब देखिए दोस्तों, इससे किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। पहली बात देखिए, कभी भी मिश्रण से क्वेश्चन आएगा तो कितने पॉइंट्स को हम ध्यान देंगे। पहली बात कि जब दो पदार्थों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया है तो हमें क्या क्या बात को ध्यान देना पड़ता है। तो पहली बात, हमारे पदार्थ ए की क्या क्वांटिटी है, यानी उसकी मात्रा को ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ पदार्थ बी की क्या क्वांटिटी है, इस मात्रा को ध्यान देना पड़ेगा। यानी क्वांटिटी ऑफ ए एंड क्वांटिटी ऑफ बी। बात समझ में आई। और इस ए और बी को किस रेशियो में हम मिलाए हैं, यह भी बात को ध्यान देना पड़ता है। यानी ए और बी की क्या रेशियो है, यह भी ध्यान देना पड़ता है। यानी फर्स्ट थिंग क्या समझ में आया कि ए हमारे पदार्थ ए की कितनी मात्रा भैया इस जो है मिश्रण में है, और पदार्थ बी की कितनी मात्रा भैया इस मिश्रण में है। ये दो चीज़, ये जानकारी हमें मिली अलग अलग। और दूसरी पॉइंट हमारी ये है, एक पॉइंट में ये हमें पता चला, दूसरा पॉइंट में क्या पता चलेगा, तो इनकी मात्रा पता हो गई तो हमें किस रेशियो में है इन पदार्थ को मिलाया गया यह भी पता हो जाएगा। क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड टोटल अमाउंट ऑफ बी पता होगा तो इनका रेशियो भी पता हो जाएगा। और मैंने रेशियो का चैप्टर भी आपको पढ़ाया है, आप प्रीवियस वीडियो में जाएं और उसके हकीकत ज्ञान को समझें कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। मैंने क्या बताया था उसमें कि अगर दो राशियों का अनुपात है तो इन दोनों में जो कॉमन होता है वो कट जाता है, और जो हमारा शेष अभाज्य गुणनखंड, जो सह अभाज्य गुणनखंड बचता है, वही हमारा रेशियो कहलाता है। तो इन दो पॉइंटों को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिससे क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी हो जाएंगे। आगे देखते रहिए दोस्तों, बहुत ही इजी तरीक़ा से आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया गया है। सेकंड थिंग देखिए क्या बताया है, एलिगेशन मेथड। यानी दोस्तों, जो मिश्रण के सवाल होते हैं, यानी जो मिक्सचर के सारे सवाल होते हैं, उसको हम एलिगेशन मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए जानते हैं कि एलिगेशन मेथड है क्या। तो देखिए क्या कह रहा है कि यह सामग्री मतलब क्या दोस्तों, पदार्थ। अभी मैंने बताया पदार्थ ए और पदार्थ बी अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम और कॉपर का मिश्रण हो सकता है, वाटर और मिल्क का मिश्रण हो सकता है। वही बात कह रहा है एलिगेशन मेथड। यानी एलिगेशन मेथड क्या है, तो इस मिक्सर के जो मिश्रण के जो सवाल होते हैं उनको हल करने का एक तरीका है। आइए देखते हैं। तो यह सामग्री यानी पदार्थ के मिश्रण से संबंधित अंकगणितीय प्रश्नों को हल करने की एक विधि है। यानी एलिगेशन मेथड क्या है दोस्तों, बात समझ में आई।
आगे देखो क्या कहता है, आगे कह रहा है कि यह नियम हमें उस अनुपात को खोजने में, यानी किस अनुपात को खोजने में, इस अनुपात को खोजने में, यानी यह पदार्थ हमारा ए और बी मिलकर जो मिश्रण हमारा नया बनाया है, तो इस पदार्थ में हमारा ए और बी का जो रेशियो है, इस रेशियो को पता लगाने में सक्षम बनाता है कौन? एलिगेशन मेथड। यह बात याद रखना, एलिगेशन मेथड से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो पदार्थ ए और पदार्थ बी, यानी पदार्थों के जो मिश्रण है उनके अनुपात को हम ज्ञात करते हैं, जिसमें दिए गए मान पर, यानी दिए गए मान पर दो या अधिक अवयव मतलब दोस्तों पदार्थ को निश्चित मान के मिश्रण बनाने के लिए मिलाया गया होता है। क्या कह रहा है कि यह मिश्रण जब तैयार किया गया होगा दोस्तों, तो ए की कोई निश्चित वैल्यू रही होगी और बी की भी कोई निश्चित वैल्यू रही होगी, जिसको मिलाकर हमने क्या किया? तैयार किया। तो इसके निश्चित वैल्यू, अब इसको दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर जब समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगी जो आगे मैं समझाया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात क्या कहता है। अब देखिए दोस्तों, है क्या एलिगेशन मेथड 1, यानी एलिगेशन का मेथड पहला क्या कहता है? तो दोस्तों हम एलिगेशन मेथड में दो मेथड को पढ़ेंगे, मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकेंड। तो मेथड फर्स्ट में क्या है? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एलिगेशन मेथड 1 यह औसत मान निकालने का एक संशोधित रूप है। यानी एलिगेशन मेथड 1 से हम क्या निकालते हैं? औसत मान। और प्रश्न आता है औसत मान का अन्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा औसत मान यानी एवरेज वैल्यू का अन्य मान माध्य मान भी होता है। माध्य यानी औसत का अन्य नाम माध्य भी होता है। और माध्य बोले तो दोस्तों हम आप सबको बताए हैं कि औसत क्या होता है। दोस्तों जो भी हम चैप्टर पढ़ाते हैं उसके प्रीवियस सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखा करें, उसी से इंटरलिंक्ड करके हम चैप्टर क्रमानुसार आगे बढ़ते हैं, ताकि आप अगर प्रीवियस वीडियो को हकीकत ज्ञान से पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो केवल देखते ही आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो देखो दोस्तों क्या कह रहा है, यह औसत मान निकालने का एक संशोधित रूप है यदि दो अवयव को एक अनुपात और मिश्रण की इकाई मात्रा के क्रय मूल में मिलाया जाता है तो माध्य मूल। देखो दोस्तों यह एक कॉन्सेप्ट है, मैं आज जो आपको बताने का जो है प्रयास किया हूँ। यानी जो आप सभी को ज्ञात है कि आप क्या करते हैं, आप ये एलिगेशन मेथड लगाते हैं। कैसे? जैसे कह देता है कभी एग्जाम में, ए एक किस्म का चावल है जिसका मूल 20 रुपया पर केजी है, बी दूसरी किस्म का चावल है जिसका मूल 40 रुपया पर केजी है। इन दोनों को अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनता है, इन दोनों को मिलाने पर अब क्या हमें मिश्रण प्राप्त होगा दोस्तों, तो उसका मूल्य क्या होगा, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। या कभी कभी ये कहता है कि अगर ए के जो है 2 kg मात्रा को मिलाएं हैं हम, और बी के जो है 3 kg मात्रा को मिला देंगे, तो इनका जो ए और बी का जो मिश्रण बनेगा, यानी 3 2 5 kg का जो मिश्रण बनेगा, तो उसकी वैल्यू मतलब उसका सीपी क्या हो जाएगा, उसका सीपी क्या हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम इस विधि से ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं ये समझो। तो पदार्थ ए का जो सीपी होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी सीपी ऑफ ए, यानी पदार्थ ए का जो क्रय मूल्य रहता है वो यहाँ लिखते हैं, और पदार्थ बी का जो क्रय मूल्य रहता है वो यहाँ लिखते हैं। सिंपल एलिगेशन मेथड है। लेकिन यह कहाँ से आया यह बताने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। और बीच में क्या आता है दोस्तों? मीन प्राइज। मीन प्राइज बोले तो माध्य मूल्य। और यह माध्य मूल्य का मतलब क्या, हमारा जब यह मिश्रण तैयार हुआ है तो मिश्रण तैयार होने के बाद जो 5 kg जो हमारा मिश्रण तैयार हुआ है, इसका एक नया मूल्य क्या होगा। दोस्तों आप विचार करिए, कोई ए पदार्थ है जिसका 20 रुपया पर केजी जो है, पदार्थ नहीं, ए एक किस्म का चावल है जो 20 रुपया पर केजी का है, और बी जिसका मूल्य, और बी जो है एक दूसरी किस्म का चावल है जिसका मूल्य 40 रुपया पर केजी। इनको मिलाएंगे तो इनका मूल्य क्या होगा, यानी वह मूल्य 20 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 40 से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। यानी इसके बीच ही मूल्य आएगा अगर मिलाएंगे तो। यानी वह मूल्य जो आएगा 20 और 40 के क्या आएगा, एकदम मध्य आएगा, मीन आएगा। तो वही यहाँ पर मीन वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? मीन प्राइस ज्ञात करते हैं कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो प्राइस बनेगा वो क्या होगा। तो बीच वाला क्या आता है, हमेशा याद रखिएगा कि बीच वाला जो होता है वह मिश्रण की प्राइस को बताता है। यही तो कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यानी हमारा पदार्थ ए और पदार्थ बी मिलकर जो बना होगा, तो बनने के बाद जो हमारा इसकी वैल्यू रही होगी वह मीन वैल्यू या मीन प्राइस या एवरेज प्राइस कहलाती है, एवरेज प्राइस कहलाती है। और हम पहले ही बताए एलिगेशन मेथड से क्या प्राप्त करते हैं, तो हम जो दो पदार्थ मिलाए हैं उन जो पदार्थों का रेशियो ज्ञात करते हैं हम। तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं कि ए की सीपी क्या है और यहाँ लिखे हैं बी की सीपी क्या है। और ये क्या है एक्चुअल में है कि पदार्थ ए और पदार्थ बी को मिलाने के बाद जो मिश्रण बना उसका सीपी क्या होगा, तो ये होगा। बात को समझो, इन दोनों को मिलाने के बाद जो बनेगा उसका यानी उस मिश्रण का ये सीपी रहता है, बीच में मिश्रण का सीपी रहता है। किसका? मिश्रण का सीपी रहता है। काफ़ी ईजी है दोस्तों। यह हमेशा सदैव याद रखना, यह बीच वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अभी मैंने बताया 20 और 40 के बीच होगी, तो यह बीच होगी, यानी यह मीन वैल्यू जो होगी वो हमेशा इस पार्ट और इस पार्ट का हमेशा बीचों बीच ही मान होगा। यह कभी ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों से बड़ा हो जाए या इन दोनों से छोटा हो जाए, ये सदैव इन दोनों के बीच में ही आएगा। इससे स्पष्ट है कि इनमें से कोई ऐसा होगा जो इनसे बड़ा होगा और एक होगा जो छोटा होगा। तो हम क्या करते हैं, तो तिर्यक इनका हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। यानी माना हम मानते हैं कि बी का सीपी हम स्मॉल बी मान ले रहे हैं और ए का सीपी जो है मोल, सीपी का मतलब क्या, मोल ए मान ले रहे हैं। और इनको मिलाने के बाद जो मिश्रण बना उसकी सीपी हम मानते हैं, उस मिश्रण की सीपी क्या हो जा रही है, यम हो जा रही है, यानी मीन वैल्यू यम हो जा रही है। तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी यह यम है। यानी हम मान लेते हैं कि ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक छोटा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बड़े में से छोटे को घटाओ तो बी माइनस यम होगा। अब यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यह बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा इससे, यानी इसका डिफरेंस क्या होगा, यम माइनस है। आप दोस्तों उल्टा भी आप घटा लीजिएगा, माइनस होगा तो उसको हटा लीजिएगा। तो इस प्रकार से यह जो हमें क्या मिला, यह जो मिला बी माइनस यम या एक में यम माइनस ए, यह दोनों रेशियो प्राप्त होता है। यह रेशियो किसका प्राप्त होता है, यही तो समझने वाली बात है। यह बी माइनस यम और यम माइनस ए एक रेशियो मिला, किसका रेशियो मिला, किसका मिला, तो पदार्थ ए वो पदार्थ बी की जो रेशियो होगा, मिलाने का रेशियो, तो उस मिश्रण में किस रेशियो में मिले होंगे, तो इस रेशियो में मिले होंगे, बी माइनस यम रेशियो यम माइनस ए। दोस्तों ये देखने से भारी भरकम ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब इसको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तो काफ़ी इजी होगा। केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि हकीकत ज्ञान एक बार आप समझ लीजिएगा। तो SSC CGL हो या UPSC का CSET हो या कुछ भी हो, आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यह मेरा विश्वास है। इसलिए प्लीज़ आप इसको अवश्य देखें। अब प्रश्न आता है कि यह फार्म बनता कहाँ से है, तो यह फार्म कहाँ से बनता है, तो यहाँ से बनता है। हमने क्या माना कि ए की क्वांटिटी कितनी लिया हमने, 2 kg, अब बी की क्वांटिटी कितना लिया, 3 kg। तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालना होगा पदार्थ के मात्रा को, क्या करेंगे, 2 संबंधित 3 हमारा रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। यानी यहीं पर हम डायरेक्ट क्या निकालते हैं, देखो इसी को हम इसी का परिवर्तित रूप ये होता है। अब यह समझा लिए तो यह बता रहे हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। होता ये है कि जो पदार्थ ए है उसकी क्वांटिटी बटा पदार्थ बी की क्वांटिटी, इससे क्या हमें मिला कि ए की मात्रा बटा बी की मात्रा, यानी इससे 2 संबंधित 3, इससे रेशियो में मिला। यह रेशियो बराबर क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, तो CP ऑफ बी यानी बी की CP माइनस मीन प्राइस अपान मीन प्राइस मतलब क्या, जो मिश्रण का जो CP आएगा, मिश्रण का जो मूल्य आएगा वो माइनस ए की जो हमारा CP है वो। दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस आप अलग अलग भी कर सकते हो, जो बड़ा है उसको मैं घटाया हूँ। मैं माना हूँ कि मीन प्राइस में कि बी हमारा बड़ा है, तो यहाँ से क्या हो गया, बी माइनस यम, क्या होगा दोस्तों यहाँ से CP अब बी, यानी बी का CP हम क्या माने, देखो बी की CP हम क्या माने, बी माने, तो बी माइनस यम बटा यहाँ पर क्या होगा, मीन वैल्यू को क्या माने हम, यम माइनस CP ऑफ ए को क्या माने, ए। यहाँ भी देखो क्वांटिटी ऑफ ए अपान क्वांटिटी ऑफ बी बराबर क्या आया, बी माइनस यम बटा यम माइनस ए। आप सबको मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कि रेशियो को हम क्या कहते हैं, बटा कहते हैं। तो देखो यहाँ भी क्वांटिटी ऑफ ए, यानी यहाँ पर बी माइनस यम संबंध है, यम माइनस ए क्या आया था, तो
पदार्थ ए और पदार्थ बी के मात्राओं का अनुपात आया था। यहाँ भी देखो पदार्थ ए के मात्रा बटा पदार्थ बी का मात्रा, यानी पदार्थ ए और पदार्थ बी के मात्राओं का अनुपात क्या आया यहाँ भी, बी माइनस एम बटा एम माइनस ए, यानी यही सेम टू सेम आया दोस्तों। इसी का परिवर्तित रूप ये है, इसको आसान बनाने के लिए हम ऐसे ऐसे कर देते हैं और यह काफ़ी ईजी है। देखो इसको एक न्यूमेरिकल देकर हम समझाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि यह फार्मूला आखिर कैसे डिराइव होता है और ये आखिर कैसे बनता है। अभी आपको देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन कराऊंगा, यह क्लियर हो जाएगा, तब जाके पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि अभी तक भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो जाने दीजिए, अब जाकर वीडियो जो है मेन चीज़ शुरू होती है। वो सारे वीडियोज़ में जो भी मैंने बताया है उसको, हकीकत ज्ञान को यहाँ पर तुरंत आप प्रूव कर लीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि ए किस्म की एक चावल है, एक किस्म की एक चावल जिसकी कीमत 20 रुपया पर केजी है। यानी एक किस्म का एक चावल है, हम माना है कि एक किस्म का एक चावल है, ए हमारा किस्म का एक चावल है जिसकी कीमत क्या है दोस्तों, 20 रुपया। याद रखिएगा 20 रुपया पर केजी का मतलब हुआ 1 केजी खरीदने जाएंगे तो 20 रुपया में मिलेगा। आगे देखो को, माने इस एक किस्म के चावल को बी किस्म के चावल, यानी बी किस्म की एक चावल है जिसकी कीमत 40 रुपया पर केजी है। माने बी किस्म का एक दूसरा चावल है जिसका हमारा प्राइस क्या है, 40 रुपया पर केजी है। को देखो माने एक किस्म की एक चावल है जिसकी कीमत फलाना है और बी किस्म की चावल है जिसकी कीमत ये है। इसको इसमें किस अनुपात में मिलाया जाए, माने ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए। माने अनुपात में मिलाने का मतलब इनके मात्राओं का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। क्या मात्राओं का अनुपात पूछ रहा है, यह बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है। फिर क्या कह रहा है कि अनुपात में मिलाया जाए ताकि उनका मिश्रित रूप, यानी इन दोनों का जो मिश्रित रूप हो, यानी ये दोनों जब मिल जाएं, यानी ए और बी हमारा मिल जाएं, ए प्लस बी मिल जाएं, तो इनका मिश्रित रूप का जो हमारा दाम है यानी मूल्य है वो 25 रुपया पर केजी हो जाए, 25 रुपया पर केजी हो जाए। यानी ए और बी को किस अनुपात में हम मिलाएं ताकि इनका मूल्य 25 रुपया पर केजी हो जाए। काफ़ी ईजी है दोस्तों। कैसे, देखो पहले सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा ए, इसके लिए कलर बदल देते हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में आए। इसके लिए हमने लिखा ए और यहाँ लिखा हमने बी पदार्थ। ठीक है दोस्तों। अब ए पदार्थ का मूल्य कितना है यहाँ पर लिखो 20 रुपया है, बी पदार्थ का मूल्य कितना है यहाँ लिखो 40 रुपया है। इन दोनों को मिलने के बाद यहाँ पर मीन वैल्यू आता है। मीन वैल्यू का कहने का बताता पर क्या, इन दोनों को क्या प्राइस, मतलब इन दोनों के मिश्रण की क्या प्राइस होता है वो बीच में लिखते हैं। तो यह मिश्रण में कि तो प्राइस है कि दोनों को मिलाने के बाद 25 रुपया केजी हो जाता है। किस अनुपात में मिलाए, तो ये हमारा निकल गया 25 रुपया हमारा बीच में। किस अनुपात में मिलाए, माने इनके मात्राओं का अनुपात पूछ रहा है, किस अनुपात में मिलाए कि इनका मूल्य 25 रुपया पर केजी हो जाए। यानी यह बीचों बीच होगा दोस्तों, बीचों बीच है भी। तो क्या करेंगे, अब ऐसे कर देंगे। अब बताओ 40 और 25 में डिफरेंस कितनी होगी दोस्तों, 40-25 का डिफरेंस क्या होगी, 15 होगी। और 20 और 25 का डिफरेंस क्या होगी दोस्तों, 5 होगी। यानी 15 संबंधे हमारा 5 आया। इसको कट पिट करेंगे तो 15 का 5 एकने पंक्तियाँ 15 और 5 एकने 5, यानी 3 संबंधे 1 हमारा क्या आया, उत्तर आया। कि आप पदार्थ ए के और पदार्थ बी के किस अनुपात में मिलाएंगे, तो 3 संबंध 1 के अनुपात में मिलाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कहने का तात्पर्य ये है कि पदार्थ ए का जो है वह 3 यूनिट मिलाएंगे तो पदार्थ बी का 1 यूनिट मिलाना होगा। यूनिट की जगह केजी का अगर प्रयोग करें तो अगर पदार्थ ए का अगर 3 केजी मिलाएंगे आप तो आपको 1 केजी पदार्थ बी का मिलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका रेट काहे के लिए, ताकि अभी ए का आपका मूल्य क्या है, ए का हमारा मूल्य है 20 रुपया पर केजी, बी का मूल्य है 40 रुपया पर केजी। तो इन दोनों को मिलाने पर मूल्य हमारा 25 रुपया पर केजी लाने के लिए, यानी मिश्रण का मूल्य 25 रुपया पर केजी लाने के लिए हमें ए को 3 केजी अगर मिला रहे हैं तो बी को 1 केजी मिलाना पड़ेगा। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, मैंने 3 पर 1 हमारा बी है। ठीक है, इस तरीक़ा से हम आंसर पाते हैं और हकीकत ज्ञान ये रहता है। अब देखो इसको और विस्तार से समझो, ताकि दोस्तों अब हम विस्तार से क्यों बता रहे हैं, ताकि किसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा आप इजी तरीक़ा से सॉल्व कर ले जाओगे। खाली बस कुछ क्वेश्चंस रखो।
हम अपनी अगर विधि से ज्ञात करें तो हमने क्या बताया था, क्वांटिटी ऑफ ए, क्या बोला था, क्वांटिटी ऑफ ए बटा क्वांटिटी ऑफ बी, क्वांटिटी ऑफ बी बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, क्या बोला था मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने बोला था कि बी माइनस यम बटा यम माइनस ए बोला था। इसमें यम क्या है, मिश्रण की वैल्यू, अभी क्या है हमारा जो बड़ा है, इसमें बड़ा क्या है 40 है, तो लिख दो 40 माइनस मीन माने मिश्रण की वैल्यू क्या है 25 है, तो 40 माइनस 25 बटा अब हमारा यम का मतलब क्या है 25 है, यहाँ 25 लिखो, और माइनस ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख दो, तो भी हमारा अनुपात 3 संबंध 1 ही आएगा। कैसे, 40 में से 25 गया क्या आएगा आपका 15, 25 में से हमारा 20 गया क्या आएगा 5, हमने 3 संबंध 1 यहाँ से भी आया। ठीक है दोस्तों, मन इसी का यह विस्तारित, इसी का यह ग्राफ हमारा क्या होता है, प्रमाणिक ग्राफी रूप होता है जो इजी तरीक़ा से सॉल्व होता है। तो आप इस तरीक़ा से नहीं, इसी तरीक़े से करेंगे। लेकिन अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों करते हैं, तो चलिए बताते हैं ऐसा क्यों करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से मैं प्रूव कर रहा हूँ कि वो हमारा फार्मूला कैसे मिलता है। पहली बात कि यह जो वैल्यू निकलती है वो मीन वैल्यू निकलती है। मीन वैल्यू यानी औसत मान निकलता है, औसत मान निकलता है। आप सभी को मैंने बताया था कि औसत मान का मतलब क्या होता है। हमने बताया था कि कोई भिन्न भिन्न मान दिया है, मान लो कि कोई 5 आदमी हैं जिनकी अलग अलग उम्र एज दिया रहेगा और कहेगा औसत उम्र ज्ञात करिए। तो औसत उम्र जब निकालते हैं तो आपको मिलता है, मान लीजिए कि 40 वर्ष औसत उम्र मिला, तो 40 वर्ष का मतलब ये हुआ, औसत उम्र मिला, इसका मतलब कि पांचों लोग 40-40 वर्ष के होंगे। यही हमारा औसत कहता है कि सब क्या होंगे, समान होंगे। यह बात याद रखिएगा। जिन लोगों ने औसत का वीडियो नहीं देखा है देखो यार, इसीलिए तो मैं क्रमबद्ध वैज्ञानिक तरीक़ा से, क्रमबद्ध तरीक़ा से मैं मैथ को पढ़ाता हूँ, ताकि आप क्रमबद्ध तरीक़ा से पढ़ेंगे तो ईजी तरीक़ा से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखो यहाँ से समझो कैसे प्रूव करूँगा कि यह मीन वैल्यू है, और कैसे हम इसी के साथ साथ फार्मूला को भी सॉल्व कर ले जाएंगे। जो यह कहाँ से आता है, यह बहुत ज़्यादा इसको डीप में समझने की नहीं ज़रूरत है, एक बार समझ लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं तो आप समझेंगे कि रटा रटाया यहाँ भी जो है ज्ञान इन्होंने दे दिया। हम रटा रटाया ज्ञान के पक्षधर नहीं है दोस्तों। चलिए देखिए, ये क्या कह रहा है कि ए और बी के हमारा क्या अनुपात निकला, 3 संबंध 1 निकला। यानी ए के कितने यूनिट रहेगा 3 यूनिट, और बी के कितना यूनिट रहेगा 1 यूनिट। यानी इस रेशियो में मिलाएंगे तो हमारा प्राइस जो है, औसत मूल्य हमारा जो है 25 रुपया पर केजी होगा। तो देखो, ए को हम 3 पार्टों में बांट रहे हैं, ए बी सी। यानी ए को 3 पार्टों में क्यों बांटे हैं, क्योंकि इसका 3 यूनिट है। यह ए यूनिट, बी यूनिट, सी यूनिट, तीनों ये आपस में समान है। और इस जो मतलब देखो हम क्या समझाने की कोशिश की है, ये 3 और 1 4 यूनिट, 4 यूनिट मतलब हम मानिए कि 4 कोई क्या है 4, 3 1 4, टोटल 4 यूनिट है। 4 यूनिट में 3 यूनिट हमारा ए है और हमारा 1 यूनिट हमारा क्या है बी है। तो देखो ए को हमने क्या कर दिया ए बी सी। अब देखो ध्यान से, 3 यूनिट ये माने 3 kg ये है और 1 kg ये है, यह समझो काफ़ी ईजी रहेगा। और आपको क्या पता है कि ए का जो है एक का यानी एक किस्म का चावल जो है उसके 1 kg का दाम 20 रुपया है। तो यह कितना यूनिट है 3 यूनिट है, यानी ये भी 20 होगा, यह भी 20 होगा और ये भी 20 होगा, राइट। और बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बी की 1 kg की वैल्यू कितनी है 40 kg, तो यह भी क्या होगा 40 होगा। इस रेशियो में मिलाएंगे दोस्तों 40 रुपया पर केजी, यानी इसका 1 kg यानी 1 पार्ट मिलाए हैं। और इसको 3-3 बार क्यों मिलाएं, क्योंकि 3 संबंध 1 के रेशियो में मिलाएंगे तभी जाकर 25 होगा। अब देखो समझो, हमने क्या बताया कि यह बीच वाला हमारा क्या होता है दोस्तों, बीच वाला हमारा होता है औसत मूल्य। औसत मूल्य का मतलब क्या होता है, जो सब में क्या हो बराबर हो। तो ध्यान से देखो 20 20 20, क्या ये सब में बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाए 40। अगर इन चारों को हम बराबर कर देंगे तो जो वैल्यू सेट होगा वही हमारे ये बीच वाला होगा। क्योंकि मैंने बताया है, क्या बताया कि औसत का मतलब होता है सबका को समान में बांट दो और जो समान रूप आएगा वही हमारा औसत होगा। तो अब देखो 20 20 20, यहू को मान लो कि ये इसको क्या कर दो 40 है तो इसको भी 20 मान लो। बचा कितना दोस्तों, बचा कितना, इस 40 को हमने 20 माना तो अभी भी एक्स्ट्रा बी के पास हमारा या डी के पास हमारा अभी भी 20 बचा। क्या बचा 20 बचा। और इस 20 में से फिर बराबर बराबर चारों को बांट दिया जाए।
तो इस 20 में से फिर बराबर बराबर चारों को बांटेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 4 5 20, यानी 5 5 सबको दे देंगे, यानी इसको भी हम 5 देंगे उस 20 में से। यानी दोस्तों इस 40 के जगह पर हमने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। और जो 20 बचा ये सबको हम बराबर बराबर बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि औसत में बताया था कि औसत बनाने के लिए सबको बराबर में बांटो। अब देखो, अब मेंटेन हो गया। सबको क्या करते हैं, हम मैनेज करते हैं। या 20 वैल्यू हमारा 20 है, या 40 को हमने 20 माना, और जो हमारा एक्स्ट्रा 20 बचा उन चारों में बराबर बराबर 5 5 बचा, बांट दिया। तो बांटने के बाद अब यह प्राइज क्या बना दोस्तों, यह बना हमारा 25, यहू हमारा बना 25, यहू बना हमारा 25, और यह भी 20 5 हमारा बना 25। क्या ये चारों समान हो गए दोस्तों? हाँ सर, चारों समान हो गए। चारों समान हो गए यानी इन मिश्रण का जो मिलाएंगे तो यह 4 जो यूनिट में विभक्त हुआ है 3:1 के रेशियो को देखें तो हमारा इसका क्या औसत वैल्यू आएगा दोस्तों, 25 रुपया पर केजी। आया कि नहीं आया? ये 25 रुपया पर केजी आया कि नहीं आया? क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी यह 20 की जो वैल्यू निकलती है वो औसत वैल्यू निकलती है दोस्तों। यह मैंने आपको बताया और समझाया हकीकत ध्यान से। यह बात यदि आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिए प्रश्न क्या आता है। तो दोस्तों अब इसको उल्टा रूप में क्या हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा 40 एक्चुअल में अब किस में परिवर्तित हो गया है, 25 में। तो इसमें से बचा कितना, तो हम लिखे 40 माइनस 25, यानी 40 माइनस 25। 40 से हमारा 25 हुआ है। कितनी बार हुआ है दोस्तों? एक बार हुआ है, तो इंटू 1 कर दे। अब बराबर, अब देखो 40 में से 25 गया है तो बचा कितना दोस्तों, 15 बचा। यानी यह 15 जो आया है वो इन लोगों में हम बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? ताकि ये भी 25 बन जाए, ये भी 25 बन जाए, ये भी 25 बन जाए, जैसे कि ये 25 बना है। हम उल्टा लेकर जा रहे हैं। यानी इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। यानी 25 माइनस 20 हम ज्ञात करेंगे तभी तो पता चलेगा। यानी 25 माइनस 20 हम लिखेंगे तभी तो पता चलेगा, 25 माइनस 20। यह हमारा जो 40 में से 25 जाएगा 15, इन तीनों में 5 5 बटा गया है। यानी कहे तो 25 माइनस 20 इंटू 3, यानी तीनों लोगों में बटा गया है। यानी इसका ये अधिक था, 40 ये अधिक था, तो इसका जो एक पार्ट है वो क्या हुआ है, इन लोगों में कम है तो उन लोगों में क्या हुआ है, 3 बार में बटा गया है। देखो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा अभी भी। देखो 40 में से 25 जाएगा 15, 15 में 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 15 ही आएगा। 25 में से 20 जाएगा, क्या आएगा, 5, 5 में 3 से गुणा करोगे 15 ही आएगा। वही वैल्यू, यानी जो अधिकता है इसमें आकर भर दिया। यह औसत का नियम है दोस्तों। यदि औसत को आप जाकर देखेंगे तो यह बात समझ में आएगी। तो यहाँ से हम यह देखना चाहते हैं कि यह जो क्वांटिटी है यानी 40 माइनस 25 ये गुणा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा 25 माइनस 20। इधर 3 ज्यों का त्यों बचा है, 1 यहाँ आकर क्या होगा, नीचे हो जाएगा। देखो दोस्तों आपने प्रूव कर दिया उस फार्मूला को। यानी 40 माइनस 20 यानी ये 40 यहाँ पर क्या था दोस्तों, देखो 40 क्या था, यह बी की वैल्यू। अब फार्मूला में मैं इसी को क्या माना था, बी माना था। और माइनस 25 क्या है, मीन वैल्यू। देखो मीन वैल्यू है यानी औसत वैल्यू है। इसको हमने क्या माना था, यम माना था। यम माइनस 20 को क्या माना था, 20 यानी ए की वैल्यू है तो ए माना था। बराबर क्या आया, 3/1 आया है। 3/1 यानी क्वांटिटी ऑफ ए अपान क्वांटिटी ऑफ बी का जो रेशियो है वो आया है। तो इस प्रकार से दोस्तों फार्मूला भी आप सिद्ध करना देख गए। यानी क्या अभी तक आप इस फार्मूला को क्या करते थे, अभी तक आप इस फार्मूला को केवल आप रटते थे, देखते थे कि हाँ ऐसे होता है। लेकिन आज बात समझ में आई कि यह फार्मूला आखिर ये कैसे बनता है, बात समझ में आई। अब रही बात दोस्तों, यह आखिर हमने क्यों समझाया, इसलिए समझाया ताकि आपको यह बताने में हम सक्षम हो जाए कि यह मीन प्राइस ही होता है। बीच में कौन सा प्राइस होता है, मीन प्राइस, यानी औसत वैल्यू आती है। यानी यह क्या होती है, तो इन दोनों के मिश्रण का जो वैल्यू है वो यहाँ पर निकल कर आता है। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो मात्राओं का अनुपात होता है। यानी जो हमारी ऊपर के जो पदार्थ हैं वो किस रेशियो में आ रहे हैं उनके मात्रा का अनुपात होता है। यह चीज़ हमेशा याद रखना कि यह रेशियो किसका आता है,
तो ऊपर जो भी चीज़ आप रखोगे उसके मात्रा का अनुपात आएगा। याद रखना हमेशा, यह नीचे हमेशा मात्रा का अनुपात आएगा, यही चीज़ याद रखना है। इसमें हमेशा क्या आता है दोस्तों, क्वांटिटी ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ बी, यानी उनके मात्राओं का ही अनुपात आता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे देगा कभी कभी कि एक स्कूल में गर्ल्स की औसत आयु और बॉयज़ की औसत आयु फलाना ठिकाना है, दे देगा कि गर्ल्स की औसत आयु मान लो कि 25 उम्र है और बॉयज़ की औसत उम्र मान लो कि 30 वर्ष है। इन दोनों की टोटल अगर औसत आयु का है कि इन दोनों की टोटल औसत आयु मैंने इन दोनों को मिलाने पर, गर्ल्स बॉयज़ दोनों को मिलाने पर औसत आयु अगर 28 वर्ष हो जाता है, तो बताइए कि इनके संख्याओं का अनुपात क्या रहा होगा। तो यानी कुल मिला के आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर अगर बॉयज़ या गर्ल्स की बात आएगी तो इनके मात्राओं का अनुपात यानी इनके संख्याओं का अनुपात आएगा यहाँ पर रेशियो। यह बात पॉइंट आउट करना है। इस तरीक़ा से आप कोई भी क्वेश्चन को ईजी तरीक़ा से सॉल्व कर ले जाएंगे। दोस्तों जब सवाल को मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप देखते ही चुटकियों में सॉल्व कर ले जाओगे। केवल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बताया जा रहा है, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे तुरंत ही आप सॉल्व कर ले जाएं। अब देखिए एलिगेशन मेथड सेकेंड, यानी एलिगेशन का सेकेंड मेथड क्या कहता है दोस्तों। 2 मेथड है एलिगेशन का। यह कब लगाएंगे, तो जब बार बार विस्थापन अगर बात आए, यानी रिपीटेड डाइल्यूशन की बात है। कहने का मतलब कभी कभी एग्जाम में आता है दोस्तों, क्या आता है कि मान लो 80 केजी का हमारा क्या है, 80 लीटर का, 80 केजी कहो या 80 लीटर का हमारा मिल्क है। 80 लीटर एक पात्र में मिल्क भरा हुआ है। कहता है कि इसमें से 10 केजी जो है मिल्क को निकाल लिया गया और उस 10 केजी को निकाल लिया गया और 10 केजी मैंने जितना निकाला गया है उसी के बराबर, यानी 10 केजी उसके जगह पर क्या भर दिया गया, पानी भर दिया गया। और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। तो बाद में पूछता है कि बताइए कि बाद में हमारा मिल्क और वाटर की क्या रेशियो रही, या हमारा बाद में मिल्क की कितनी मात्रा रही। इस प्रकार के क्वेश्चन आता है और आपके लिए काफ़ी जो दोस्तों टेढ़ा लगता है, लेकिन देखिए अब आज के बाद आपको टेढ़ा नहीं लगेगा। कहेगा कि इसका उपयोग शुद्ध मात्रा में, यानी कोई भी मान लेते हैं मिल्क हमारा शुद्ध मात्रा है, शुद्ध मात्रा में यन बार का मतलब क्या हुआ कि मान लो यही हमने जो बात बताई वो 2 बार दोहराया गया हो, 3 बार दोहराया गया हो, 4 बार दोहराया गया हो, उसी बात को कहता है। इन बार प्रतिस्थापन की प्रक्रियाओं के बाद शुद्ध मात्रा की गणना करने के लिए किया जाता है। माने यह प्रक्रिया मान लो 4 बार दोहरा दिया गया तो उसके बाद हमारा शुद्ध पदार्थ क्या होगा, उसके लिए यह प्रयोग किया जाता है। कैसे करते हैं सूत्र, इसके लिए देखिए क्या लिखा हूँ कि मान लीजिए एक कंटेनर में एक तरल पदार्थ है जिसकी मात्रा क्या है, x इकाई है, माने 1 लीटर है। ठीक है दोस्तों, माने यह दूध है, इस दूध को ही मानो x लीटर है। जहाँ y इकाइयों को निकाला जाता है, y इकाई का मतलब अभी बताया ना 10 केजी निकाला जाता है और उसके जगह पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। माने यह 10 केजी को y यहाँ पर माना है और यह प्रक्रिया n बार दोहराई जाएगी तो जो हमारा शुद्ध पदार्थ होगा यानी मिल्क होगा उसकी मात्रा क्या होगी। तो डायरेक्टली आप क्या करिएगा कि जो शुद्ध मात्रा है वो रख दीजिएगा, यानी x यहाँ रखिएगा, माइनस हम जो निकाल रहे हैं और जितना डाल रहे हैं वो मात्रा सेम रहेगी हमेशा, यानी वो बटा हमारा टोटल शुद्ध मात्रा के पावर कितनी बार हम कर रहे हैं ये हम कर देंगे तो हमारा मान आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और प्रश्न आता है कि सर आप ये फार्मूला कहाँ से लेकर आए, कैसे लेकर आए, तो काफ़ी इजी है दोस्तों। हम इसको बहुत बार बार नहीं बताएंगे, केवल एक ही बार देखो। अभी हमने क्या बताया कि 80 केजी, मान लो कि एक पात्र में 80 केजी मिल्क है। क्या है, 80 केजी मिल्क है, यम से मिल्क है 80 केजी। हम क्या करते हैं कि इसमें से 8 केजी निकालते हैं, मतलब इस दूध में से 8 केजी निकालते हैं और इसके जगह वाटर यानी पानी से रिप्लेस कर देते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में अब दूध की मात्रा हमारे कितनी रह जाएगी, तो काफ़ी इजी है। देखो कैसे इजी है, तो हमारी दूध की मात्रा कितनी है दोस्तों, 80 केजी, ठीक है ना, 80 केजी। लेकिन अब 80 केजी है। 80 केजी अपने आप में कितने भाग है दोस्तों, 80 केजी अपने आप में 1 भाग है।
यानी एक पात्र है, इस पात्र में हमारा दूध है 80 केजी, तो अपने आप में कितने भाग है? अपने आप में ये एक भाग है। याद रखना, हर चीज़ अपने आप में पूर्ण भाग होता है, हर चीज़ अपने आप में पूर्ण होता है, उस पूर्ण को एक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कहते हैं। लेकिन दोस्तों अब 80 में से हमारा 8 केजी दूध चला जाएगा, तो अब दूध बचेगा कितना? 72 केजी। और फिर उसके जगह पानी 8 केजी आ जाएगा, तो मात्रा तो हमारा 80 केजी का हो जाएगा, लेकिन पानी की हमारी औकात अभी भी क्या रहेगी? 72 केजी रहेगी। यानी हमारा ये पूरा भाग में से हमारे जो मिला रहे हैं वो क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो मिश्रण होगा वो 72 + 8 का हो जाएगा, जिसमें मिल्क हमारा 72 केजी का होगा और पानी हमारा जो है वाटर हमारा 8 केजी का हो जाएगा। तो इसमें हम वाटर की अगर देखें कि वाटर कितना भाग है तो कैसे निकालेंगे? वाटर की इसमें औकात कितनी है दोस्तों? 8। और टोटल है कितना? 72 और 8 कितना हुआ? 80 हुआ। टोटल है कितना? 80। यानी ये कितना भाग है? 8 का निकालें, यानी 1/10वां भाग है। यानी यह दूध ये टोटल जो हमारा टोटल जो ये मात्रा है उसका 10वां भाग हमारा वाटर है। उसका 10वां भाग क्या है? हमारा वाटर है। अब बचा कितना? देखो 10वां भाग वाटर, 1/10वां माने 10 में से 1 हमारा वाटर है, तो बचा कितना? 9। यानी 9/10वां भाग हमारा क्या होगा? मिल्क होगा। ठीक है, 9/10वां भाग हमारा क्या होगा? मिल्क होगा। तो वही बात देखो, 80 हमारा संपूर्ण भाग है, तो लिख देखो वही संपूर्ण भाग माइनस हमने मिलाया क्या? 8, तो उसकी मात्रा क्या होगी? 8/80 होगी। कितनी होगी? 8/80 होगी। तो हमारा अब इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? तो देखो इतनी हो जाएगी, यानी 80 इंटू, ध्यान से देखो 1 माइनस 8/80 माने क्या? 1/10। 1/10 ये क्या है? पानी का भाग है, और 1 क्या है? संपूर्ण भाग है। तो 1 में से हम पानी के भाग को अगर घटा देंगे तो क्या होगा? देखो 10 में से 1 9/10, यानी 80 इंटू 9/10 तुम्हारा होगा। यानी यह क्या है? अब देखो 80 अपने आप में पूर्ण भाग था, लेकिन अब कितना भाग रहा? 9/10 रहा। क्यों? क्योंकि 8 क्या आ गया है हमारा? 8 लीटर हमारा आ गया है क्या? वाटर। ये देखो यहाँ भी 9/10 ना मिल कर रहा, यहाँ भी देखो 9/10 मिल कर आया। तो यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है? एक बार अगर दोहराई गई है तो एक बार ऐसे करो, 2 बार दोहराई गई है तो 2 बार गुणा करो। यानी कितनी इजी तरीक़ा से आप ऐसे कर ले जाओगे। सिंपली तौर पर आप ये फार्मूला का यूज नहीं भी करते हो तो सीधे देखो, हमारा टोटल हमारा दूध था 80 था। अब 8, अब देखो हमारा 80 में से देखो, अब इसको मिटाते हैं तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो 80 केजी का मिल्क था, 80 केजी का हमारा क्या था? मिल्क था, और इसमें से 8 केजी निकाल दिया तो हमारा मिल्क कितना बचा? बताओ। 8 केजी निकाल कर हम 72 केजी हमारा मिल्क बचा। उसमें हम वाटर 8 केजी मिला दिए, 8 केजी वाटर मिला दिए। तो पानी अपने आप में तो पहले 1 था, लेकिन अब कितना हो जाएगा? अब देखो, अब हम पानी अगर ज्ञात करना चाहें कि हमारा पानी की मात्रा कितनी होगी तो कैसे निकालेंगे? 8 बटा टोटल, यानी टोटल ये पात्र में अभी भी तो 8 + 72 यानी 80 ही लीटर है। यानी 80 में हमारा वाटर का क्या औकात है? 8 है। यानी हमारा क्या निकलेगा? 1/10। 1/10 भाग हमारा वाटर है, यानी 10 भाग में से 1 वाटर है। बचा कितना? 9। यानी 9/10 हमारा क्या है? अब 9/10 हमारा क्या है? बोलो क्या है? 9/10 हमारा मिल्क है। तो इस 80 का 9/10 निकाल दो, आंसर आ जाएगा। यही प्रक्रिया अगर एक बार किया है तो यही उत्तर आएगा, 2 बार करेगा तो फिर 9/10 से गुणा कर दो, 3 बार करेगा तो फिर 9/10। क्यों? क्योंकि एक बार करेगा तो दूध की मात्रा हमारी अब कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। फिर दोहराएगा तो फिर 9/10वां भाग कर दो इस मात्रा का, फिर दोहराएगा तो फिर 9/10वां कर दो इस भाग का। यानी काफ़ी ईजी है, फार्मूला पर न जाओ आप, क्वेश्चन सॉल्व करोगे काफ़ी ईजी तरीक़ा से। अब यहाँ हमने हकीकत ज्ञान बता दिया, अब सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं भी आया होगा फिर भी आप क्वेश्चन को कैसे इजी तरीक़ा से सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं दोस्तों कैसे। दोस्तों हम पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए बताते हैं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को धड़ल्ले से सॉल्व कर ले जाएं। देखो एक बर्तन में 80 लीटर दूध था।
इस बर्तन में से 8 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। यानी कोई बर्तन है, इसमें 80 लीटर क्या है, दूध है। इसमें से 8 लीटर दूध को निकाल लिया जाता है और उसके जगह पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। मैंने 8 लीटर दूध निकाल लिया गया, लेकिन हमारा पानी जो है यानी वाटर जो है 8 लीटर मिला लिया गया। तो पहली बात देखो, पहले डायरेक्ट तुम निकालो कि मिल्क कितना भाग अब है या वाटर कितना भाग है, कोई भी एक निकालो, वाटर एक भाग निकालो। देख ठीक है, वाटर तुमने मिलाया कितना दोस्तों, 8 लीटर मिलाया। अभी भी देखो 80 में से 8 लीटर मिल्क को भले तुमने निकाल दिया तो 72 लीटर मिल्क बचा और 8 लीटर पानी फिर भी तो मिला दिया तुमने, 8 लीटर ये पानी मिला दिया, ये है मिल्क और ये हमारा वाटर मिला दिया। यानी अभी भी टोटल मात्रा कितनी है हमारा, 80 लीटर। हम वाटर की अगर मात्रा निकाले तो क्या होगा, वाटर की मात्रा निकाले तो 8 लीटर बटा टोटल हमारा कितना है, 80 लीटर। यानी कितना भाग हमारा वाटर है, तो 1/10वां भाग वाटर है। यानी 8 एकने 8 और 10, 1/10वां भाग वाटर है। यानी 10 में से 1 वाटर है। तो हमारा मिल्क कितना हो जाएगा बताओ, 9/10। यानी 10 में से गया 9/10, यानी 9 हमारा मिल्क होगा। इस तरीक़े से ज्ञात करो, या डायरेक्ट मिल्क का भी तुम ज्ञात करते हो, मिल्क का भी ज्ञात कर सकते हो। अगर मिल्क की बात किया जाए कि एक बार प्रोसेस होने के बाद मिल्क हमारा कितना बचा दोस्तों, 72 बचा। टोटल अभी भी मटेरियल कितनी है दोस्तों, 80 है। तो 72/80 अगर करेंगे तो यहाँ से काटो, 8 9 72 8 दही आया, यानी यहाँ से भी 9/10 आया। तो करो क्या कि शुरू में हमारा कितना है, 80 kg है। यदि एक बार यह प्रक्रिया अपनाई गई होगी तो 80 kg अपने आप में दूध हमारा का 1 भाग है, लेकिन 8 लीटर निकाल दिया गया और फिर पानी उसके जगह मिला दिया गया तो हमारा दूध की मात्रा हमारे 9/10 भाग बचा। यानी 80 का 9/10 हमारा मिल्क होगा। क्या यह प्रक्रिया एक ही बार करी जाती है, देखते हैं, और उसको पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी एक प्रक्रिया एक बार यहाँ हो गई और आगे देखो इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया था। माने एक बार ये हो गई और 2 बार और किया गया, यानी टोटल 3 बार किया गया। तो एक बार में ये बचा, फिर यदि हम करेंगे तो इस टोटल का फिर 9/10 होगा। फिर हमारा 9/10 है, क्योंकि 8 ही लीटर निकाल रहा है। फिर हम 3 बार कर रहे हैं तो इसका फिर 9/10 होगा। यानी कुल मिला के 80 में 9/10 का कितनी बार तुमने गुणा कर दिया, 3 बार गुणा कर दिया। क्यों, क्योंकि 3 बार निकाला जा रहा है, एक बार यहाँ प्रोसेस है, 2 बार फिर प्रोसेस। अब हल कर दोगे वही उत्तर आएगा। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखो 9 का घन कितना होता है दोस्तों, 729 होता है कि नहीं होता है, होता है। 9 का घन 9 गुना 9 गुना रखो 729 होता है। बटा नीचे क्या बता, 100 यानी 100 बचा। तो 100 बचा तो इसको ऐसे रहने दो, गुणा करो। 8 9 72 का 2, हाथ में लगा 7, 8 दूना 16, 7 25 का 5, हाथ में लगा 2 और 8 7 56, 2 58। अब देखो इसके बाद दशमलव नहीं है तो इधर दशमलव मान लेते हैं और 2 अंक बाद भाग में दशमलव इधर भागता है, भाग में 1 अंक 2 अंक, 2 0 है तो हमारा क्या आएगा। देखो कुछ गलत हो रहा है, 8 9 72 का 2, 8 दूना 8 9 72 का 2, 8 दूना 16 और 7 क्या होता है दोस्तों, 16 और 7 23 होता है ना। यहाँ 23 करो, यानी 58.32 लीटर। यानी ये तुम्हारा आंसर हो गया है दोस्तों। काफ़ी इजी तरीका है दोस्तों, और विश्वास माने भले समझाने में ये टाइम गया है, लेकिन क्वेश्चन को मात्र 1 2 मिनट में हम सॉल्व कराएंगे, तुरंत ख़त्म होगा दोस्तों। क्वेश्चन में कोई भारी दम नहीं होता है, हकीकत ज्ञान ही सबसे बड़ा दोस्तों ट्रिक होता है। आप हकीकत ज्ञान को अवश्य समझें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, एक मिश्र धातु जस्ते और तांबे का अनुपात, यानी कोई एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु कह रहा है। देखो इसको ऊपर, यानी एक मिश्र धातु यानी M1 हम मानते हैं। एक मिश्र धातु जस्ते और तांबा, जस्ता कह रहा है यानी एक हम मानते हैं जस्ता यानी जिंक, और तांबा यानी कापर हम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जस्ते और तांबे का अनुपात 1:2 है। यानी एक मिश्रण है जिसमें जस्ता और तांबे का अनुपात क्या है, 1:2 है। तो 1:2 लिख दिया। और आगे कह रहा है कि दूसरे मिश्रण धातु में, यानी एक कोई दूसरा भी मिश्रण धातु है, एक पहला मिश्रण धातु एक दूसरा मिश्रण धातु है,
इसमें समान तत्व यानी जिंक और कॉपर समान तत्व का अनुपात 2:3 है। इनका अनुपात क्या है दोस्तों? 2:3 है। तो यहाँ लिखा 2:3। यदि इन दो मिश्र धातुओं को नई मिश्र धातु बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है, यानी दोस्तों देखो M1 और M2 को मिश्रित करने के बाद कह रहा है, यानी M1 और M2 को मिश्रित करने के बाद कह रहा है अब किया जाता है जिसमें दोनों तत्व 5:8 के अनुपात में आते हैं। यानी दोस्तों ये कह रहा है कि जब M1 और M2 को हम जब मिलाते हैं तो दोनों जो तत्व है, यानी दोनों हमारा तत्व का मतलब क्या, M1 और M2 को जब हम मिला दिए, यानी M1 और M2 को मिला दिए तो यह दोनों तत्व यानी जो जिंक है वह 5 संबंध है और कॉपर है जो 8 हो जाता है, यानी 5 संबंध 8 हो जाता है। तो नए धातु में इन दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात क्या होगा? कहने का मतलब ये कह रहा है कि M1 और M2 को, यानी यह जो मिश्र धातु बना है, यह जो मिश्र धातु है जिसमें जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 है, और दूसरा जो मिश्र धातु है जिसमें जिंक और कॉपर का अनुपात 2:3 है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए जाएं ताकि जिंक और कॉपर का अनुपात 5:8 हो जाए। क्या यह क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यदि क्वेश्चन समझ में आया होगा तो उत्तर काफ़ी इजी तरीक़ा से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे? इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो चलिए देखते हैं कि हमारा जिंक क्या हो जा रहा है दोस्तों 5। इन दोनों को मिलाने पर ऐसे देखो 1 और 2 को मिलाते हैं तो 1 2 को मिलाने पर क्या हो जा रहा है दोस्तों 3 हो जा रहा है। 5 हुआ? नहीं हुआ सर। 2 और 3 को मिलाया जाए, 2 3 को मिलाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है 5 हो रहा है। क्या 8 हुआ? नहीं सर। हमें इसको 5 बनाना है। इसको 5 बनाने के लिए हम क्या ऐसा करें, तो इसको 5 बनाना है तो अगर यह 3 होता तो हमारा 5 बन जाता। तो चलो 3 से गुणा करोगे तो 3 कने 3 आ जाएगा, 3 दूना का 6 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा। अब जोड़ो तो 3 2 5, हाँ सर 5 तो ये मिल गया। ये जोड़ो तो 6 3 9, यानी 8 तुम्हारा नहीं मिला। दोस्तों अनुपात में नियम होता है कि किसी भी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, यानी इस तरीक़ा से हमारा सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे, इनको यहाँ से हटाएंगे। यहाँ से हटाओ दोस्तों, ये हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, इनको हटाओ। ये 3 रखने से हमारा काम नहीं बना। अब देखो और कोई विधि तुम लगाओ अपने देख कर। दोस्तों देख कर ही सॉल्व करोगे, लेकिन हम समझा रहे हैं केवल आपको। अब देखो इसको तुम 4 बनाओ, 2 दूना का 4 और 1 जोड़ोगे तो 5 आएगा। हाँ दोस्तों 5 हो जाएगा। तो क्या हम करते हैं कि इसमें हम 2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इसमें अब क्या करते हैं, हम 2 से जो है गुणा कर देते हैं। तो करो 2 दूना का ये 4 बन जाएगा और 2 तिहाई ये 6 बन जाएगा। अब हमारा नया अनुपात बना 4:6 बना। अब इनको जोड़ो तो 1 में 4 जोड़ोगे तो क्या 5 आएगा? हाँ सर 5 आया। 2 में 6 जोड़ो, क्या 8 आया? हाँ सर 8 आया, यानी यह हमारा फिट बैठ गया। क्या हो गया? फिट बैठ गया। कौन सा? ये रेशियो हमारा फिट बैठ गया। क्या बैठ गया? फिट बैठ गया। यानी हमारा अब इससे हमारा कैलकुलेशन फिट बैठ गया कि नहीं? देखो कि M1 और M2 को मिलाने के बाद हमारा क्या हो गया, जिंक यानी 1 और 4 जोड़े तो 5 और कॉपर यानी 2 और 6 जोड़े तो 8, हमारा अनुपात 5:8 आ गया दोस्तों इसी तरीक़ा से। अब हमारा M1 और M2 किस रेशियो में है, तो ध्यान से देखो। M1 की बात करेगा तो 1 यूनिट अब संबंधित 2 यूनिट, यानी जिंक और कॉपर की 1 यूनिट है और कॉपर की 2 यूनिट है, लेकिन टोटल कितना है, M1 की कुल मात्रा कितनी है? 3 यूनिट है। अरे भैया क्यों नहीं समझ रहे हो, M1 की कुल मात्रा कितनी है? 1 2 3 यूनिट है। और M2 की कुल मात्रा कितनी है बताओ? M1 की 3 यूनिट है और M2 को जोड़ो तो कितनी है, तो 2 और 3 कितनी है? 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? माफ़ करना 2 3 नहीं जोड़ोगे दोस्तों, ये नया वाला जोड़ोगे, यानी 4 6 जोड़ोगे तो क्या है 10 यूनिट है। क्या है? 4 और 6 10 यूनिट है। मन M1 और M2 के ही अनुपात पूछ रहा है, तो M1 की मात्रा हमारा 3 और M2 की मात्रा हमारा टोटल क्या है 10, यानी M1 संबंधी M2 अगर पूछेगा तो क्या होगा 3 संबंधी 10 होगा। काफ़ी इजी तरीक़ा से दोस्तों मैंने बताया। अभी भी वक्त है, जिन लोगों ने अनुपात समानुपात का वीडियो नहीं देखा जाओ पीछे देखो। क्यों मैं पहले वक्त पढ़ाया, इसीलिए तो पढ़ाया ताकि आप हकीकत ज्ञान से हर क्वेश्चन को सॉल्व करें। अरे भैया मैथ से आप खेलोगे
खाली खाली बस मेरी पूरी वीडियोज़ को शुरू से अंत तक देखो। क्यों हकीकत ज्ञान बताता हूँ? ताकि मैथ से खेलो, साल भर नहीं करो, खेलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक जार में दो तरल पदार्थ ए और बी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। एक जार है, देखो ए संबंधे बी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ए संबंधे बी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इनका शुरू में रेशियो क्या है दोस्तों? 4:1 है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे लिखो। एक जार में दो तरल पदार्थ ए और बी के मिश्रण का अनुपात क्या है? 4:1 है। 4:1 है। जब मिश्रण का 10 लीटर निकाला जाता है, यानी इस मिश्रण का 10 लीटर निकाल लिया जाता है। दोस्तों एक चीज़ नोट कर लेना, मैं इस बात को नहीं बताया, लेकिन यह चीज़ हमेशा नोट कर लेना कि मिश्रण में कोई भी यह पदार्थ, जैसे मान लो कोई भी यह पदार्थ है तुम्हारा, कोई भी ये पदार्थ है, इसमें ए और बी पदार्थ जो है ये 2:3 के अनुपात में है, और मान लेते हैं मात्रा में 4 kg है। तो इसमें से मान लो कि तुम 2 kg निकाल दिए, तो 2 kg निकाल दो या 1 kg निकाल दो, तो जो 1 kg निकालोगे उसमें भी अनुपात जो होगा 2:3 का ही अनुपात रहेगा पदार्थों का, और जो हमारा शेष बचेगा उसमें भी अनुपात हमारा 2:3 का ही रहेगा। इसलिए दोस्तों अनुपात और परसेंटेज कभी चेंज नहीं होता है। अलग अलग इनको छांट कर अगर निकालोगे तभी अनुपात और परसेंटेज तुम्हारा चेंज होगा, लेकिन अगर मिश्रित चीज़ को निकालोगे तो जो निकालोगे उसमें भी रेशियो और परसेंटेज वही रहेगा, और जो बचेगा उसमें भी रेशियो और परसेंटेज क्या रहेगा? हमारा वही रहेगा। यह बात याद रखना आप सभी। क्या करना? यह बात याद रखना आप सभी। अब देखो ध्यान से देखो, जब मिश्रण का 10 लीटर निकाला जाता है, देखो अब कोई मिश्रण इसमें रहा होगा, अब कितना लीटर रहा होगा ये तो हमें नहीं ज्ञात है कितना लीटर रहा होगा, लेकिन जो 10 लीटर निकाले होंगे उसमें ए और बी की मात्रा कितनी रही होगी? तो इसी रेशियो में मात्रा हमारा निकली हुई होगी, 4:1 ही में निकली होगी। तो ए और बी की हम अलग अलग वैल्यू ज्ञात करें तो क्या संभव है? हाँ सर संभव है। यह 10 लीटर में ए की वैल्यू ज्ञात करें, ए का क्या होगा? 4/5 होगा, 4/5 होगा, यानी 5, 10, 2 यानी 8 लीटर हमारा क्या होगा? ए होगा। ए 8 लीटर है, टोटल दोस्तों 10 लीटर है, तो बी हमारा कितना होगा? 2 लीटर होगा। यानी 10 लीटर हम जब पदार्थ निकालेंगे, 10 लीटर तरल बी को जार में डाल, अरे दोस्तों यहाँ देखो, जब मिश्रण का 10 लीटर निकाल लिया जाता है तो 10 लीटर निकालेंगे तो क्या होगा? 10 निकालेंगे तो 8 लीटर हमारा ए निकलेगा और बी हमारा 2 लीटर निकलेगा, यानी 4:1 में ही निकलेगा ये सभी। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम पेन का कलर चेंज करके देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्या होगा दोस्तों? तो हमारा इसमें से 8 लीटर निकल गया है, और इसमें से कितना लीटर निकला है दोस्तों? 2 लीटर निकला है, लेकिन अभी भी रेशियो क्या रहेगा? यही तो हमने बताया, 4:1 ही रेशियो रहेगा। क्योंकि हमने बताया कि अगर तुम्हारे शरीर में पानी और खून का अनुपात 80:20 अगर मान लो कि 80:20 है, तो तुम पानी अपने खून में से अगर कुछ निकाल लिया जाएगा, तुम्हारे शरीर में से खून कुछ निकाल भी लिया जाएगा, फिर भी तुम्हारा मात्रा क्या रहेगा? ठीक है दोस्तों, यानी अभी भी हमारा ए की जो है 8 लीटर निकलेगा, अभी हमारा 2 लीटर रहेगा, लेकिन अनुपात अभी भी हमारा वही रहेगा। क्योंकि मैंने बताया कि अलग अलग मान निकालोगे तभी अनुपात में चेंजिंग होगी, लेकिन मिश्रण को निकालोगे तो वो सेम ही रहेगा, यानी अभी भी अनुपात 4:1 ही रहेगा। यही तो आपको याद रखना है कि अनुपात कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर मिश्रण का कोई भी पार्ट कितना भी केजी तुम निकाल दो, रख दो, कुछ भी कर दो। अब आगे की बात देखो, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है और 10 लीटर तरल बी को जार में डाल दिया जाता है, यानी जो बी की मात्रा है इसमें 10 लीटर डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या कर दिए? +10 कर दिए, बी की मात्रा डाल दिया जाता है।
तो यह अनुपात 2/3 हो जाता है। तो यह अनुपात क्या हो जाता है? 2/3 हो जाता है। अब बात को समझो, क्या समझ रहे हो? अब तुम ये समझ रहे हो कि अभी तुम्हारा शुरू में अनुपात 4/1 था, इसमें से मिश्रण को 10 लीटर तुमने निकाला। मिश्रण को 10 लीटर निकालोगे तो अभी भी 4/1 में ही निकलेगा, यानी ए की हमारा 8 लीटर निकलेगा, बी की वैल्यू हमारा 2 लीटर निकल आएगा। निकलने के बाद रेशियो अभी 4/1 में ही रहेगा, यह बात याद रखना, रेशियो चेंज नहीं होगा। लेकिन अलग से कोई पदार्थ डाल दोगे, अलग से कोई पदार्थ निकाल दोगे तो रेशियो अवश्य चेंज होगा। तो यहाँ में क्या कह रहा है कि 10 लीटर तरल बी को जार में डाल दिया जाता है, यानी अलग से 10 लीटर डाल दिया गया। बी की मात्रा को अलग से डाल दोगे या अलग से निकालोगे, पर्टिकुलर निकालोगे, तब रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो वही रेशियो तुम्हारा 2/1 हमारा 2/3 तुम्हारा मिला है। अब ध्यान से समझने की बात यह है, फिर क्या कह रहा है कि शुरुआती जार में तरल बी की मात्रा कितनी थी। अब आपको क्या ध्यान देना दोस्तों, देखो क्या ध्यान देना, देखो ध्यान से, यहाँ पर कब स्थिति है, यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ पेन की कलर अगर बदल देते हैं, यहाँ कब की स्थिति है, तो यहाँ जब हम 8/2 यानी 10 लीटर यहाँ पर निकाल लिए, मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिए और यहाँ पर फिर 10 लीटर डाल दिए हैं, यानी अभी भी मिश्रण की जो शुरू में जो वैल्यू थी हमारे मिश्रण की, शुरू में हमारी जो वैल्यू थी इस मिश्रण की, वही अब भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 लीटर मिश्रण का हमने निकाला तो 10 लीटर पदार्थ बी को मिलाया, तो टोटल हमारा वैल्यू हमारा अभी भी सेम ही होनी चाहिए। यानी शुरू में इनिशियल में हमारा 4 क्या है, 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट, तो अभी भी 5 यूनिट होने चाहिए। तो जोड़ो 2/3, क्या अभी भी 5 यूनिट है? हाँ सर, अभी भी 5 यूनिट है। 2 3 5 अभी, यानी पहले भी 5 यूनिट, अभी भी 5 यूनिट। क्यों दोस्तों सेम होनी चाहिए? क्यों सेम होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ से 10 लीटर निकाला तो यहाँ पर 10 लीटर डाल दिया, यानी मात्रा तो सेम ही रहेगी मिश्रण की। अब मात्रा सेम है, सेम नहीं है रहती तो सेम हमें बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाते हैं तो जाओ रेशियो की प्रीवियस वीडियो को देखो, तभी तो पता चलेगा। अब देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। अब यह हमारा सही है दोस्तों, यहाँ तक हमारा सही जा रहा है, यह भी सेम यूनिट है, ये भी सेम यूनिट हमारा समान होना चाहिए। समान है, नहीं होता तो करते, कैसे करते तो प्रीवियस वीडियो को देखो, अनुपात समानुपात का। अब ध्यान से देखो, यहाँ से देखो, अब तुम क्या किए हो कि हमारा जो ये रेशियो है यह हमारा 2/3 में हो गया। तो अब देखो यहाँ से तुम कैसे सॉल्व करोगे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर टोटल परिवर्तन की बात किया जाएगा, टोटल हम अगर परिवर्तन की बात किया जाएंगे तो यहाँ से बी में से पहले 2 हटा है और 10 आया है, यानी यहाँ से यहाँ तक बी में कितना परिवर्तन आया है? 8 लीटर का आया है। कितने लीटर का आया है दोस्तों? 8 लीटर का आया है। यानी कुल रिजल्टेंट यहाँ चेंज निकालते हैं। देखो शुरू में तुमने 2 लीटर बी को निकाला, फिर तुमने 10 लीटर मिलाया, केवल बी की पार्ट को देख रहे हैं। क्यों बी की पार्ट को देख रहे हैं? क्योंकि यहीं से एक सीरियल लाइन तुम्हें मिल रहा है। तो यहाँ से 2 लीटर तुमने निकाला और यहाँ पर तुमने 10 लीटर तुमने डाला बी की मात्रा को, यानी बी में तुमने कितने परिवर्तन किया? 8 लीटर की तुमने परिवर्तन किया। यह 8 लीटर की तुमने परिवर्तन किया बी के मायने में, और यह परिवर्तन करने से तुम्हारा मान क्या हो गया? 1 से तुम्हारा 3 हो गया, यानी इन दोनों में कितने यूनिट का परिवर्तन आया? 2 यूनिट का परिवर्तन आया। रेशियो में कितने यूनिट का परिवर्तन आया दोस्तों? 2 यूनिट का परिवर्तन आया। यह 2 यूनिट का परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि बी में से 2 गया, 10 आया, यानी टोटल 8 लीटर का परिवर्तन इसमें मिला है, 8 लीटर आया है। यानी यह 2 यूनिट तुम्हारा 8 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो तुम्हारा 1 यूनिट बराबर क्या आएगा दोस्तों? 1 यूनिट बराबर क्या आएगा? तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? तो 8/2 होगा। 8/2 बोले तो 4 लीटर तुम्हारा 1 यूनिट, या अब कुछ भी तुम निकाल सकते हो। तो शुरुआत में तरल बी की कितनी मात्रा थी? देखो शुरुआत में हमारे बी की कितनी यूनिट है? 1 यूनिट है, जिसका मान क्या आया है? 4 लीटर आया, तो यहाँ 4 लीटर कर दो। अगर बी की पूछता तो बी कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 4 लीटर, तो 4 यूनिट का मान क्या आता है? 16 लीटर। ए का मान पूछता तो 16 लीटर होता, बी का मान पूछ रहा है इसलिए 4 लीटर होगा।
काफ़ी इजी है दोस्तों, काफ़ी ही इजी है। इस मिश्रण के क्वेश्चन को देखो काफ़ी इजी तरीक़ा से मैंने सॉल्व कराया। आपको यदि हार्ड लग रहा है तो अभी इसी तुरंत जाओ प्रीवियस वीडियोज़ को और देख कर ही सॉल्व करो, अनुपात समानुपात लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, और जेन्युइन क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं जेन्युइन पर्सन के पास भेजो, ताकि वह भी इस वीडियो से लाभान्वित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह अनुपात जिसमें 20% सांद्रता के मिश्रण को पाने के लिए सांद्रता के 2 चीनी मिश्रण 15% और 40% मिश्रित किए जाते हैं। क्या कह रहा है? काफ़ी इजी तरीक़ा से समझो। कह रहा है कि चीनी का सांद्रता 15% का मतलब क्या हुआ? देखो 2 चीनी की सांद्रता, 2 चीनी की सांद्रता, एक चीनी की सांद्रता फर्स्ट, एक चीनी की सांद्रता सेकेंड। इसमें चीनी की सांद्रता क्या है? 15% है। इसमें चीनी की सांद्रता कितनी है? 40% है। ठीक है, चीनी की सांद्रता का मतलब क्या हुआ कि 100 लीटर में 15 किलो, 100 केजी में 15 केजी हमारा चीनी है। सांद्रता का मतलब क्या? चीनी का मात्रा। 15% सांद्रता का मतलब क्या कि 100 लीटर में 40% सांद्रता का मतलब क्या कि 100 लीटर अगर हमारा शरबत है तो उसमें 40 केजी हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? चीनी होगा। यही सांद्रता का मतलब हुआ। तो कह रहा है कि हमें 20% सांद्रता के मिश्रण पाने के लिए हमें 20% पाना है। किससे? 15 और 40 को किस रेशियो में हमें मिलाए? वह अनुपात, माने इनको 15 और 40 को किस अनुपात में मिलाए ताकि हमें 20 मिल जाए। यानी यह 20 किसकी बात कर रहा है? मीन वैल्यू की बात कर रहा है। यानी यहाँ पर तुम्हारा 20 होगा। किस अनुपात में मिलाया जाए? तो दोस्तों अनुपात ज्ञात करने के लिए ही तो एलिगेशन मेथड फर्स्ट या मेथड सेकंड का प्रयोग करते हैं। तो लगा दो, 40 में से 20 गया क्या आया? 20 आया। 15 में से 20 गया क्या आया? 5 आया। यही तुम्हारा आंसर। 5 से कटाओ, 5 का 20 और 5 का 5। पहले ही बताया, आप हकीकत ज्ञान को पढ़ लोगे तो आप सवाल को समझने में सक्षम हो जाओगे। हल करने के लिए तो सब लोग बताते हैं दोस्तों, कौन नहीं बताता है? आप जानते भी हो, लेकिन कैसे समझोगे? इसलिए हमने इस लेक्चर को आपके सामने लाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 80 लीटर का एक बर्तन दूध और पानी से भरा हुआ है। क्या समझ में आया कि 80 लीटर का एक बर्तन है जो दूध और पानी से क्या हुआ है? हमारा भरा हुआ है। यानी एक मिल्क है और यहाँ पर वाटर है। 80 लीटर टोटल है, यानी टोटल देखा जाए तो 80 लीटर है। यहाँ पर याद रखना, टोटल 80 लीटर है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बर्तन से 60% दूध और 40% पानी निकाल 60% दूध और 40% पानी निकाल लिया जाता है। यह पाया जाता है कि बर्तन 55% खाली हो जाता है। दोस्तों बात को समझो, 60% तुम्हारा मिल्क निकाल लिया जाता है और 40% तुम्हारा पानी निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो निकालने की बात कर रहा है। देखो यानी मिल्क का 60% तुम्हारा क्या निकाल लिया गया? मिल्क निकाल लिया गया, यानी माइनस की बात कर रहा है। और 40% पानी निकाल लिया गया, यानी वाटर कितना परसेंट निकाल लिया गया? जो वाटर के सामने हमें 40% निकाल लिया गया। तो निकालने के बाद जैसे यहाँ पर परिपूर्ण रूप से भरा है, ठीक है ना, निकालने के बाद हमारा बर्तन जो है 55% खाली हो जाता है। यहाँ भी खाली होने की बात कर रहा है 55%, यानी ये भी माइनस की बात कर रहा है। ये भी माइनस के बाद ये भी माइनस, कुछ चूँकि सेम यूनिट है, मतलब इसकी मात्रा क्या मात्रा का नहीं, इसके चिन्ह समान है। ये भी निकालने के बाद ये भी खाली के बाद, इसलिए हम कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। ये पूरे बर्तन की बात कर रहा है। देखो 55% बर्तन खाली हो जाता है, मैंने ये अलग देखो इंडिविजुअली निकाला गया, मिल्क को इंडिविजुअली निकाला गया, वाटर को, और बर्तन की बात कर रहा है, यानी इस मिश्रण की बात कर रहा है। इस मिश्रण को हम बीचों बीच लिखते हैं दोस्तों। देखो वैसे ही मैंने मिश्रण को क्या लिखा? बीचों बीच लिखा है। अब इससे हमें क्या पता चलाएगा कि मिल्क और वाटर वास्तव में किस अनुपात में रहे होंगे? इससे अनुपात हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हम बताते हैं कि नीचे इनकी मात्राओं का अनुपात आता है। तो देखो 40 में से 55 घटाओ तो क्या आएगा? 15 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? और ये हमेशा इन दोनों के बीच होता है। देखो बीच है भी, इस पे क्या आएगा दोस्तों? 5 आएगा। यानी यहाँ पर तुम्हारा क्या आया? 40, 55, 15 और इधर आया तुम्हारा 5, यानी
5 से तुम कटाओगे तो पंक्तियाँ ही 15 और 3 है, 3 संबंध 1 के रेशियो में हमारा वो समान रहा होगा, और 3 संबंध 1 के रेशियो में रहा होगा। यानी टोटल कितना मान दिया है? 80 लीटर मान दिया है। पूछ किसका रहा है? तो दूध और पानी की आरंभिक मान। अब देखो मिल्क का आप आसानी से निकाल सकते हो। मिल्क का कैसे निकलेगा? तो 80 गुण मिल्क कितना है दोस्तों? 3 बटा टोटल कितना है? 4। तो गुणा करो 20 चौका 80 और 20 60 लीटर हमारा मिल्क आ जाएगा, और 60 लीटर मिल्क तो वाटर कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 लीटर। यानी 60 लीटर मिल्क और 20 लीटर तुम्हारा वाटर। काफ़ी इजी तरीका है, काफ़ी इजी तरीका। प्रश्न आता है कि ये कहाँ से हम लगा दिए सर? अरे देखो ना, यहाँ से दूध खाली कर रहा है, यहाँ से पानी खाली कर रहा है, टोटल बर्तन खाली करने की बात कर रहा है। यानी यह दूध प्लस मिल्क की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या हमारा मिश्रण की बात कर रहा है कि मिश्रण 55% हमारा खाली हो गया बर्तन का। तो यह बीचों बीच हो जाएगा। इस तरीक़ा से हमारा नीचे जानते ही हो इनका क्या होता है? मात्राओं का अनुपात आता है। यही चीज़ तो आपको याद रखनी है केवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। देखो इधर 40 लीटर टोटल मान दे दिया है। 40 लीटर में है क्या? एक है मिल्क और एक है हमारा वाटर। ठीक है दोस्तों, इसमें 10% वाटर है। 10% क्या है? वाटर है। अब कुल चीज़ अपने आप में 100% होता है। 10% वाटर है तो तुम्हारा पानी कितना परसेंट होगा बताओ? 10% वाटर है तो पानी तुम्हारा 90% रहा होगा। इन दोनों का रेशियो अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? 9/1 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आई। आगे देखो, नए मिश्रण में 40% पानी होने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? यानी यह 40% हमें प्राप्त करने के लिए, यानी हमें एक्चुअल में इसको कितना परसेंट प्राप्त करना है? देखो इसके लिए पिन बदल रहे हैं। हम कितना मिला दें, ये कह रहा है कि इसमें हम कितना मिला दें हम पानी। देखो नए मिश्रण में 40% पानी होने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? तो हम मान लेते हैं कि 1 लीटर या कुछ भी तुम मान लो कि 1 लीटर तुमने पानी मिलाया तो पानी तुम्हारा कितना हो गया? 40%। पानी 40% तो तुम्हारा वाटर मिल्क कितना बचेगा? 40 ये तो 60% ये। यानी देखो ये पहले की स्थिति है, इनिशियल। देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इनिशियल। अब बाद में जब हम 1 लीटर पानी मिलाते हैं तो हमारा इनका बीच के रेशियो कितना हो जाता है? तो देखो 20 60 यानी 3 संबंध यहाँ पर 20 दूना का, यानी 3 संबंध 2 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इनिशियल मतलब 9 संबंध 1 था इन मिल्क और वाटर का अनुपात, और बाद में यानी आफ्टर, यहाँ पर आफ्टर कर दिए हैं ताकि बाद में हमारा इनका अनुपात क्या हो जा रहा है दोस्तों? 3 संबंध 2 हो जा रहा है। बात को समझो। अब कह रहा है कि कितना इसमें पानी मिलाया गया होगा। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि हम केवल वाटर में छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखो वाटर में हमने 1 मिलाया तो 2 आ गया, यानी हम मिल्क में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। यानी यहाँ पर मिल्क 9 यूनिट है तो यहाँ भी 9 यूनिट ही रहनी चाहिए थी। क्या? यहाँ भी मिल्क हमारी 9 यूनिट ही रहनी चाहिए थी, लेकिन हमारी 9 यूनिट नहीं है। बात समझो। कहाँ से इंटरलिंक्ड होगा? देखो ये 9 संबंध 1 आया, बाद में 3 संबंध 2 आया। चेंजिंग तो केवल वाटर में हो रहा है ना कि कितना पानी हम मिला दे। तो हम मान लीजिए कि 1 लीटर पानी मिला दिए तो 40% हो गया, यानी इनका रेशो 3 संबंध 2 हो गया। यानी केवल पानी में चेंज हो रहा है तो चलो ठीक है, पानी 1 से 2 हो गया, हम समझते हैं, चलो भैया मिलाएं। लेकिन ये 9 से 3 क्यों हुआ है? इसमें तो कोई चेंजिंग हमने नहीं किया मिल्क में। मिल्क की मात्रा ये 9 यूनिट से 3 यूनिट में क्यों बदला है? यानी इसकी मात्रा हमें समान बनानी होगी। यानी इसको भी 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? 3 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 के 9 संबंध 3 दूना का 6, यानी नया यूनिट हमारा बन जाएगा, नया रेशियो बन जाएगा 9 संबंध 6। अब तुम्हारी कहानी बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि यह भी पहले भी 9 यूनिट है, मिल्क अब भी 9 यूनिट है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या कह रहा है कि कितना मिलाया होगा? तो कितना यूनिट मिलाया होगा? देखो पहले इनिशियल में हमारा वाटर पानी की बात कर रहा है। इनिशियल में पानी हमारा 1 है, अब हमारा पानी कितना हो गया? 6 हो गया। यानी कितना यूनिट मिलाया है?
यानी 5 यूनिट मिलाया। कितना यूनिट मिलाया है? 5 यूनिट मिलाया है। अब प्रश्न आता है कि हल कैसे करें, सॉल्व कैसे करें। दोस्तों हमारा एक फेमस फार्मूला है। कौन सा फेमस फार्मूला है कि वैल्यू अपान किसका का इंटू चाहिए। इसे कोई भी सवाल आप चुटकियों में कर लेंगे बिना इधर उधर जो है दिमाग लगाए। यहाँ पर वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? 40 लीटर दिया है, तो लिख दूँ यहाँ पर 40 लीटर लिख दिया तुमने। 40 लीटर बटा, पेन को बदल लेते हैं, 40 लीटर बटा, यह किसकी वैल्यू है? तो दूध और पानी टोटल मिश्रण की वैल्यू है। दूध यानी शुरू में जो हमारा दूध और पानी थी वो टोटल मिश्रण की वैल्यू है। यानी टोटल हमारा दूध और पानी के टोटल मिश्रण की वैल्यू का मतलब मिल्क हमारा 9 यूनिट है, वाटर हमारा 1 यूनिट है, यानी टोटल को जोड़ देंगे तो यानी ये 10 यूनिट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये 10 यूनिट की वैल्यू है। तो इंटू 10 निकाल दिया। हमें निकालना क्या है? तो कितना हम पानी मिलाए होंगे, तो कितना यूनिट पानी मिलाए होंगे दोस्तों हमने निकाला कि नहीं। यहाँ से 1 से 6 यूनिट होने के लिए 5 यूनिट और पानी मिलाया गया होगा, यानी 5 की वैल्यू हमें और चाहिए, 5 यूनिट की वैल्यू हमें और चाहिए। तो हल करो, देखो तो इसमें 10 में 40 से भाग करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? 4 आएगा इंटू 5 यानी 4 5 है हमारा 20 लीटर हमें पानी और मिलाने पड़ेंगे। यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। काफ़ी ही इजी है और हमें लगता है कि मैथ से आप खेल रहे होंगे अगर इस वीडियो को आप देख रहे होंगे दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को शेयर करो और बताओ कि मैथ को खेल खेल में कैसे हल किया जाता है। तो इस वीडियोस को देखें और खेल खेल में हल करें। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट का है दोस्तों कि 10 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से 15 किलो चाय को 4 रुपया प्रति किलोग्राम प्रति किलो की कितनी चाय में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का अनुपात 6/5 इतना, ताकि मिश्रण की कीमत 6 रुपया 50 पैसा हो जाए। यानी यहाँ पर क्या दिया दोस्तों? एक 10 रुपया प्रति किलो वाला जो है हमारा 15 किलो, हमारा 10 रुपया प्रति केजी वाला हमारा दिया है एक चाय, और एक हमारा क्या दिया है? 5 रुपया प्रति किलो वाला हमारा क्या दिया है? चाय दिया है। नहीं, 4 रुपया प्रति किलो वाला हमारा क्या दिया? चाय दिया है। एक किस्म की ये चाय, एक किस्म की ये चाय। तो 10 रुपया प्रति किलो दर की चाय की है 15 किलो, यानी इसकी मात्रा हमारा 15 किलो है और इसकी मात्रा पूछ रहा है कि इसकी मात्रा कितनी होगी कि इनकी कीमत क्या हो जाए? 6 रुपया 50 पैसा हो जाए। तो देखो समझने की कोशिश करो। तो हमारा बीच में क्या आया है दोस्तों? 6.50 आया, यानी कह रहा है कि 10 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से हमारा कोई चाय है जो 5 किलो है, इसमें 4 रुपया प्रति किलोग्राम की जो चाय है वो कितनी मिलाया जाए। ये तो हमारा दे दिया है, क्या दे दिया है कि ये हमारा 15 केजी है। कितनी केजी है? ये हमारा 15 केजी है और यह कितनी मिलाया जाए। तो हम यक्स की मान पूछ रहा है ताकि इनकी मान कितनी हो जाए? 6.50 रुपया इसकी कीमत हो जाए, यानी इस मिश्रण की कीमत कह रहा है दोस्तों। तो क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं, इनका रेशियो हम सर्वप्रथम ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो 4 में 6 में से 4 घटा होगा 2 दशमलव क्या होगा? 5 हो जाएगा। 0 लिखने को ज़रूरत नहीं है। अब 10 में से 6 घटा होगा तो क्या आएगा? तो दोस्तों 10 में से 6 घटा होगा तो 4 आएगा और 50 पैसा भी घटाने, मैंने 98 अभी घटाने ही है। तो 4 में से 98 आएगा तो क्या होगा? 3 रुपया 50 पैसा होगा, यानी 3.5 होगा। इन दोनों का रेशियो ज्ञात करो दोस्तों, तो क्या हमें मिलेगा? देखो दशमलव से दशमलव भाग जाएगा क्योंकि बटा है। अब क्या करेंगे? 5 से 50 25 और 5 7 35, यानी इनका रेशियो क्या निकला दोस्तों? 5/7 हमारा क्या निकला? इनका रेशियो निकला। अब देखो यहाँ से आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। यह क्या है? इसकी वैल्यू है, इसकी रेशियो है, माने इनकी मात्रा का रेशियो है, ये 5 यूनिट आया। इनकी मात्रा का रेशियो हमारा क्या है? 7 यूनिट आया। मात्राओं का यूनिट ही है, यानी यह वैल्यू जो है 15 केजी वो किसकी वैल्यू है? इस 5 यूनिट की है। और हमारा फेमस फार्मूला आप सभी जानते ही हैं कि वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए। ये फेमस फार्मूला है दोस्तों। काफ़ी इजी तरीक़ा से हम कोई भी सवाल को क्या कर सकते हैं? हाँ, सॉल्व करते हैं।
वैल्यू अपान किसकी इंटू चाहिए। वैल्यू कितनी है दोस्तों, हमारा 15 kg की वैल्यू गिवन है। किसकी है दोस्तों, इस 5 यूनिट की है। हमें चाहिए कि किसकी, तो 7 यूनिट की चाहिए, तो गुणे 7 कर दे। तो 15 3 7 21 kg हमारा क्या आया दोस्तों, उत्तर आया। विश्वास है कि यह वीडियो देखने से आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 80 सिक्कों से 6 रुपया 40 पैसे मैंने 6.40 रुपये की 6.40 रुपये की राशि बनती है। यानी 80 रुपया से यह रुपया हमारा बनता है। 80 सिक्कों से, माफ़ करिएगा, 80 सिक्कों से यह रुपया बनता है। जो 80 सिक्कों से यह रुपया बनता है, यानी यह वैल्यू किसकी दी है बताओ। इतने से देखो यह वैल्यू किसकी दी है, टोटल की वैल्यू दी है, राशि बनती है। जो 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, यानी टोटल 80 सिक्के हैं दोस्तों। 80 सिक्के हैं, इसमें 10 पैसे के 80 सिक्के हैं। इस 80 सिक्के में 10 पैसे के हमारे कुछ सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। और क्या है दोस्तों, 10 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं। 5 पैसे के क्या है, सिक्के हैं, याद रखना। यानी 80 कुल नंबर ऑफ सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन जो है वो हमारा 80 है। और रुपया में देखा जाए तो 6 रुपया 40 पैसा हमारा क्या है, रुपया। कह रहा है कि 5 पैसे की कितने सिक्के हैं। देखो आसानी से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखना 10 पैसे के सिक्के और 5 पैसे के सिक्के के बीच का अगर रेशियो ज्ञात करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या हमारा एलिगेशन मेथड काम करेगा, जी बिल्कुल करेगा। 10 पैसे के सिक्के, यहाँ 5 पैसे के सिक्के, यहाँ पर अगर हम ज्ञात कर लें क्या, मीन वैल्यू यानी औसत मान, तो हमारा काम बन जाएगा। टोटल रुपया में दिया है 6.40 रुपया, यानी 6 रुपया 40 हमारा क्या दिया, ये रुपया में दिया है। अगर हम इसको पैसे में बदलना है तो 100 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 640 पैसे में हमारा ये चेंज हो गया। तो ये 640 पैसा कितने सिक्कों की वैल्यू है दोस्तों, तो टोटल 80 सिक्कों की वैल्यू है। तो हम 80 से अगर भाग कर देंगे तो क्या औसत मान पता चल जाएगा। यानी प्रत्येक सिक्के की वैल्यू क्या हो गई, हाँ 0 से 0 कैंसिल और 8 8 64 से यानी 8 पैसा, यानी 80 से 8 पैसे का होगा। यानी औसत वैल्यू पता चली गई, मीन वैल्यू पता चली गई। और यही मीन वैल्यू तो यहाँ होता है, यानी 8 पैसा हमारा बीच में हो जाएगा। यह ज्ञात करते ही इन दोनों सिक्कों का रेशियो भी पता चल जाएगा। यानी 5 पैसे और 8 पैसे, यानी दोनों का अंतर कितना हुआ दोस्तों, 3 का हुआ। और 10 पैसे 8 और 2 पैसे, इनका रेशियो क्या हुआ दोस्तों, 3 संबंधित 2 का रेशियो आया। यानी 10 पैसे की सिक्के संबंधे 5 पैसे के सिक्के के अनुपात 3 संबंधित 2 आ गया। टोटल 80 सिक्का है ही। कह रहा है 5 पैसे के कितनी सिक्के हैं, तो टोटल हमारा 80 सिक्का है टोटल। अब वहीं से लगा वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए, हमें 5 पैसे के सिक्के चाहिए जिसकी योगदान 2 यूनिट है। टोटल योगदान कितना हो गया दोस्तों, 5 यूनिट का हो गया। देखो 3 2 5 यूनिट, यानी वैल्यू अपन किसका, यानी वैल्यू कितना, 80 सिक्के किसके हैं, टोटल के हैं, यानी 5 यूनिट के हैं। हमें चाहिए कितने, तो हमें 5 पैसे के सिक्के वाले के हमें सिक्का चाहिए जिसकी वैल्यू है 2 यूनिट। यानी वैल्यू अपान किसका इंटू चाहिए, 2 चाहिए। या डायरेक्ट ऐसे निकालो, 80 गुण हमें चाहिए कितना, 5 पैसे का 2 है बटा टोटल कितना है, 3 दूना 5, यानी 2 बटा 5। यहाँ से निकालो 16 5 है 16 दूना का 32 हमारा होगा 5 पैसे के सिक्के। इस प्रकार से आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यह भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। दोस्तों यदि सिर गिने जाते हैं तो 200 होते हैं, यदि पैर गिने जाते हैं तो 580 होते हैं। तो कितने कबूतर हैं, ये काफ़ी इजी है क्वेश्चन। इसको मिश्रण में आप इसलिए रख दिया गया है ताकि खरगोश कबूतर दोनों की बात किया है। ये इजी तरीक़ा से तुम अपना दिमाग लगाकर इसको कैसे कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसमें इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखो
पहले देखो खरगोश, खरगोश खरगोश, यहाँ खरगोश को हम रैबिट लिख रहे हैं, रैबिट। और यहाँ पर आप कबूतर, कबूतर को हम लिख दिए पिजन, पी। पहले देखो यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर लिख रहा हूँ पैर, आई यहाँ लिख रहा हूँ शेर। देखो रैबिट यानी खरगोश के जो हमारा पैर होते हैं, कितने होते हैं खरगोश के, बोलो 4 पैर होते हैं। तो खरगोश के पैर के नीचे लिख दिया हमने 4। और सिर कितने होते हैं दोस्तों खरगोश के, बताओ सिर कितने होते हैं? एक ही, किसी का भी सिर एक ही होगा। पिजन यानी कबूतर के कितने पैर होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। सिर कितना होता है दोस्तों? इसका भी एक ही होता है। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि यदि इनके सिर गिने जाते हैं तो 200 होते हैं। इनके सिर गिने जाते हैं यानी ये टोटल अगर गिना जाता है, ये टोटल गिना जाता है तो 200 मिलता है। क्या मिलता है? 200 मिलता है। सिर गिने जाते हैं तो 200 मिलते हैं। और पैर अगर इनके गिने जाते हैं, यानी इनके पैर गिने जाते हैं, यानी पैर गिने जाते हैं तो 580 मिलते हैं। तो कितने कबूतर होंगे? तो देखो काफ़ी इजी है। पहले देखो ध्यान से देखो, तुम किसी एक को कन्फर्म मान लो। देखो एक को कन्फर्म मान लो, यहाँ से देखो कबूतर को तुम देखो, तुम किसी एक को कन्फर्म मानो। पहले देखो ध्यान से, दोनों के सिर एक एक होते हैं और 200 सिर हैं, यानी ये समझ में आ गया तुमको। क्या समझ में आ गया? कि रैबिट और पिजन यानी कबूतर और खरगोश की जो संख्या है वो टोटल 200 है। एक बात क्लियर हो गई? एक बात क्या हो गई? क्लियर हो गई। तो तुम मान लो कि माना कि टोटल हमारे किसकी संख्या कम है? पैर की संख्या, कबूतर की। तुम ये मान लो कि टोटल हमारे कबूतर ही थे। टोटल तुम क्या मान लो कि टोटल हमारे कबूतर ही अगर रहते तो 200 कुल कबूतर होते, और 200 कबूतर होते तो उनका पैर कितना होता? तो एक कबूतर का हमारा पैर कितना होता है? 2। तो 200 कबूतर के हमारा पैर कितने हो जाते दोस्तों? 400 हो जाते। कितने हो जाते? 400। यानी 200 कबूतर रहते तो हमारे 400 पैर होते हैं। लेकिन पैरों की संख्या है कितनी दोस्तों? 580। यानी होना हो अधिक कितना है? 180। 180 ये अधिक क्यों है? 180 पैर अधिक क्यों है बताओ? अगर टोटल हमारा अगर कबूतर ही रहा होता तो 400 हमारे सिर, उसके माफ़ करिएगा 400 पैर होते 400, लेकिन हमारा 580 पैर हैं। यानी होना हो 180 पैर अधिक है। यह 180 पैर क्यों अधिक हो रहे हैं? क्योंकि रैबिट के यानी खरगोश के 4 पैर होते हैं, यानी 2 अधिक पैर होता है। यानी इसके मुकाबले 2 अधिक पैर होता है किसका? रैबिट का। तो क्या यहाँ से खरगोश की संख्या कितनी अधिक है? 180 है। तो यहाँ रैबिट की संख्या पता चली जाएगी। हाँ, यह एक खरगोश का हमारा 2 है और 180 अधिक है। कितना अधिक हमारा है पैर खरगोश का? अगर 2 ही होते तो हमारा 400 आता, लेकिन हमारा खरगोश का पैर कितनी है? 2 एक्स्ट्रा है। यह भी हमारा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से अगर भाग कर दें कि 2 एक्स्ट्रा है तो कितने हमारे रैबिट रहे होंगे? तो 180 एक्स्ट्रा आ रहा है, और 2 एक्स्ट्रा, एक कबूतर में 2 एक्स्ट्रा, तो टोटल यानी 90 ही तो हमारे क्या रहे होंगे? खरगोश रहे होंगे दोस्तों। यानी 90 खरगोश रहे होंगे। और कबूतर की बात किया जाए तो टोटल 200 संख्या है, तो 90 खरगोश रहे होंगे और कबूतर हमारा कितना रहा होगा? 110 रहा होगा। मैंने काफ़ी इजी तरीक़ा से आप इस तरीक़ा से आप क्या कर ले जाओगे? सॉल्व कर ले जाओगे। हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 60 पेन है, वह इनमें से कुछ को 12% लाभ पर और शेष को 8% के हानि पर बेचता है। यानी टोटल 60 पेन है, याद रखना। टोटल पेन कितनी है? 60 है। इसमें कुछ को लाभ पर बेचता है, कुछ को हानि पर बेचता है। पूरे सौदे पर 11% का लाभ हुआ। पूरे सौदा का मतलब क्या दोस्तों? यहाँ पर माध्य बोल दिया, यानी औसत बोल दिया। यानी जाहिर सी बात है यहाँ एलिगेशन मेथड फर्स्ट लग जाएगा। लाभ की बात याद रखना है। लाभ की बात जब करता है तो यहाँ पर प्लस में लेते हैं, और जब हानि की बात करेगा दोस्तों तो माइनस लेते हैं। ऐसे भी बात समझ में आ रहा होगा। तो एक व्यक्ति, हाँ
इनमें से कुछ को 12% लाभ पर बेचता है, तो 12% को हम क्या कर दिए, प्लस पर ले लिए। 8% हानि पे बेचता है तो -8% कर दिए दोस्तों। क्यों माइनस लिए, क्योंकि हानि कह रहा है। और इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या कर रहा है कि टोटल सौदे पे 11% का लाभ होता है, यानी बीच में हमारा क्या हो जाएगा 11%। ये क्या है, प्लस में रहेगा क्योंकि लाभ कह रहा है। अब इनके अनुपात ज्ञात करने का ही तो एलिगेशन मेथड फर्स्ट लगा देंगे कि आखिर लाभ कितने वस्तुओं को लाभ पर बेचा और कितने वस्तुओं को हानि पर बेचा, उनका रेशियो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखो -8 में से 11 तो घटने से नहीं रहा, तो 11 में से -8 घटाओगे तो क्या होगा, देखो 11 माइनस इसमें से -8 घटाओगे तो क्या होगा 11 + 8, यानी क्या तुम्हारे मिलेगा 19 मिलेगा। तो यहाँ लिख दिए 19 संबंधित। आगे देखो, अब 12 में से 11 घटाओगे, और देखो 11 में से 8 घटा दिए, तो 12 में से 11 घटाओगे तो क्या आएगा तुम्हारा 1 आएगा, यानी 19 संबंध 1 तुम्हारा क्या मिला है, रेशियो मिला है। 19 संबंध 1 तुम्हारा रेशियो मिला है, यानी 12% जो लाभ वाला है वो 19 यूनिट के हिसाब से बेचा जाएगा, और हानि जो है 1 यूनिट बेचा जाएगा, यानी संख्या। और टोटल 60 पेन है हमारा। पूछ क्या रहा, तो 12% लाभ पर कितने बेचे गए, 12% लाभ पर कितने बेचे गए हैं दोस्तों 19, यानी ये 60 वैल्यू अपन किसकी है, टोटल की है। टोटल कितनी यूनिट है, 19 1 20 यूनिट, इंटू चाहिए किसकी हमें चाहिए कितना लाभ हो रहा, लाभ कितना है दोस्तों 19 यूनिट है, यानी 20 × 60 और 19 में 3 से गुणा करोगे तो 57 पेन लाभ पर बेचे गए होंगे दोस्तों। उम्मीद है कि यह सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 41 रुपये की राशि को 50 बच्चों में विभाजित किया जाता है। माने 41 रुपया की राशि है जिसमें 50 बच्चों को विभाजित किया जाता है। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़कियों को 65 पैसे, यानी यहाँ दोस्तों सीधे कर दिया बॉयज़ और इधर लिख दिया गर्ल्स। प्रत्येक बॉयज़ को क्या दिया जा रहा है दोस्तों 90 पैसे दिया जा रहा है, और प्रत्येक गर्ल्स को जो दिया रहा है 5 पैसे दिया जाता है। और 50 से बच्चे हैं तो क्या इनका यहाँ पर क्या लिखते हैं दोस्तों, एवरेज वैल्यू लिखते हैं। लड़कों की संख्या पूछ रहा है, आप सबको बार बार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ एवरेज वैल्यू लिखते हैं। एवरेज वैल्यू देखो 41 रुपया टोटल है, तो 41 को पहले पैसे में बदलने के लिए 100 से हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए। कितने लोगों में बांटना है दोस्तों, 50 लोगों में बांटना है, तो 50 से हमने क्या कर दिया, भागा कर दिया। यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ देखो अगर ये 100 होता, देखो इसको हम क्या लिख रहे हैं 41 × 100 लिख रहे हैं, ठीक है। अगर ये 100 होता तो क्या होता, 50 दूना का हो जाता, और 41 में 2 से तुम भाग करोगे तो गुणा करोगे तो क्या आएगा 82 आ जाएगा, यानी बीच में तुम्हारा 82 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 82 आएगा। अब काफ़ी इजी तरीक़ा से बीच वाला रेशियो पता हो गया, बीच वाला तुम्हारा औसत मान पता हो गया, तो तुम आसानी से तुम ज्ञात कर लोगे। और 65 में से 82 घटाओ तो क्या आएगा 17 आएगा। 90 में से 82 घटाओ तो क्या आएगा 8 आएगा। इन दोनों के बीच रेशियो पता चला गया तो लड़कों की संख्या भी पता चली जाएगी, या पैसे की लड़कों की कितनी संख्या है, लड़कों की कितनी संख्या है। तो चलो देखो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ लड़कों का क्या रेशियो निकल गया 17 संबंध 8। अब देखो टोटल बच्चे कितने हैं 50 है, यानी वैल्यू अपान किसका है, तो 17 और 8 जोड़ो तो कितना है 25, यानी टोटल का वैल्यू है, यानी वैल्यू अपान किसका इंटू चाहिए कितना हमें चाहिए लड़कों की संख्या। लड़के है कितना इसमें दोस्तों 17 है, तो 17 से गुणा कर दो। वैल्यू अपान किसका, यानी 50 बच्चे हैं, वैल्यू यानी 50 बच्चे किसका है वैल्यू, तो टोटल बच्चों के यानी बॉयज़ प्लस गर्ल्स है कितना है 25 यूनिट जो चाहिए कितना लड़कों का इंटू 17 कर दिए, यानी 50 में 25 से भाग करोगे तो 2 × 17 तुम्हारा 34 हमारा क्या है, बॉयज़ों की संख्या हमारा 34 है, यानी 34 हमारा क्या है राइट आंसर है। दोस्तों काफ़ी ईजी है, मैथ एक गेम है और हमारे साथ इस गेम को खेलो, केवल जितना खेलोगे उतना ही समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 200 लीटर मिश्रण में 1500
200 लीटर मिश्रण में 15% पानी और शेष दूध है। दूध की मात्रा को कितनी मिलाया जाए ताकि परिणाम स्वरूप मिश्रण में इतना दूध हो जाए। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम अभी जस्ट करवाए हैं। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में आप भेजेंगे। दोस्तों, इस पूरे वीडियोज़ में आपने ध्यान दिया होगा कि मात्र हमने केवल कुछ ही मिनटों में हमने क्या क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। बाकी हमने समय कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने में बताया है। क्यों कॉन्सेप्ट में मैं बताता हूँ, क्यों हकीकत ज्ञान बताता हूँ, ताकि आप हकीकत ज्ञान से कितनी भी बड़ी क्वेश्चन क्यों ना हो उसे चुटकियों में आप सॉल्व कर ले जाएं। दोस्तों, यदि आपको लगता होगा कि आपके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।